हेलो बच्चों, उम्मीद है आप बिल्कुल फर्स्ट क्लास होंगे और अपनी नीट प्रिपरेशन बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। हम लोग आपको सपोर्ट करने के सीक्वेंस में आज पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 9 पे, जो कि रोटेशन। ये डिटेल्ड वीडियो है। ये वीडियो ऐसे वीडियो है कि आप देश के, हिंदुस्तान के किसी कोने में पढ़ाई कर रहे हो, कोटा में ही क्यों ना पढ़ रहे हो, तो भी इन वीडियोस को देखेंगे तो आपको वैल्यू एडिशन मिलेगा। कम समय में पूरा कंटेंट डिलीवर आपको हो रहा है। तो जो बच्चे इसको फॉलो करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि फिजिक्स के कॉन्सेप्ट आसान भाषा में उनको समझ में आएंगे और न्यूमेरिकल्स निकलने लगेंगे। तो जो बच्चे चाहते हैं कि फिजिक्स आसानी से समझ में आए और उनके न्यूमेरिकल बनने लगे, वो अरविंद एकेडमी चैनल को झट से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहीं आपको मिलेगा टॉप क्वालिटी कंटेंट। तो चलिए बात को आगे लेके चलते हैं। आज मैं चैप्टर 9 का शुरुआत करने वाला हूं। जो बच्चे इसके पहले की वीडियो देखना चाहते हैं, उनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूं, क्योंकि जो रोटेशन जो चैप्टर है, इसको समझने के लिए अगर आपकी क्लैरिटी सर्कुलर मोशन में और सेंटर ऑफ मास में है, तो ये चीजें ज्यादा आसानी से समझ में आएंगी। क्योंकि यहां जो वेरिएबल्स यूज होते हैं रोटेशन में, ओमेगा है, जैसे एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीजें सर्कुलर मोशन में यूज की गई थी। तो वो चीज अगर आ रही होगी तो फटाफट पकड़ते चले जाएंगे। और अगर बिल्कुल ब्लैंक है कि मुझे नहीं अंदाजा है कि सर्कुलर मोशन क्या होता है या सेंटर ऑफ मास क्या होता है, तो मैंने इस पे वीडियो बनाए हैं, आप पहले वो देख लीजिए, फिर कंटिन्यू कीजिए, जिससे आप मजा ले पाए। चलिए बात को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग रोटेशन की बात कर रहे हैं, स्पेशली डिजाइंड वीडियो फॉर नीट, और फुल चैप्टर शेड्यूल है 3 पार्ट का। तो ये पार्ट 1 हम लोग करेंगे। थंबनेल पे आपने देखा भी होगा, पार्ट 1/3 लिखा होता है। इसका मतलब है कि टोटल 3 पार्ट आएंगे, ये उसका पहला पार्ट है। तो हम लोग इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में खत्म करेंगे। पहले पार्ट में डिस्कशन करेंगे आज रोटेशनल मोशन, फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ जायरेशन, थ्योरम्स ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और भी बाकी चीजें। तो चलिए बात को स्टार्ट कर लेते हैं आगे। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसा कहते हैं ना कि यहां पर जो आप पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ भी उनको मिल जाए तो बड़ी आसानी से उनका काम बन जाएगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल ये ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहां पर मैं पीडीएफ अपलोड कर देता हूं, जो आपकी पढ़ाई में काफी सहूलियत या आसानी करा सकता है। कुछ बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो ये अरविंद एकेडमी ऐप है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, क्लिक करके डाउनलोड करें। स्टोर सेक्शन में, अरविंद एकेडमी ऐप के स्टोर सेक्शन में चेक करें, वहां कई मटेरियल ऐसे मिलेंगे जो नीट में आपके सिलेक्शन के लिए रास्ते को आसान कर देंगे या सिलेक्शन होने में काफी मदद करेंगे। आप देख सकते हैं, ले सकते हैं और अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। अब आ जाता है आज का टॉपिक, जिसके लिए ये वीडियो बन रहा है। तो बात शुरू होती है रोटेशन की, कि आखिर रोटेशन होता क्या है। तो रोटेशन देखिए क्या है कि किसी भी बॉडी में जो मोशन होता है, या तो वो अपनी पोजीशन चेंज करती है या वो अपना ओरिएंटेशन चेंज करती है। पोजीशन चेंज करने का मतलब जैसे जैसे कि ये पेन अभी मेरे सामने यहां है, अब थोड़ी देर में यहां चला गया। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ये यहीं पर है, पोजीशन सेम, लेकिन ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, तो ये ओरिएंटेशन चेंज करना है। ये पोजीशन थोड़ी चेंज की तो यहीं का यहीं है, लेकिन ओरिएंटेशन चेंज हुआ। तो रोटेशनल मोशन में ओरिएंटेशन चेंज होता है, ना कि पोजीशन। जैसे सीलिंग फैन, आपके सर पर, घर पर छत पे जो सीलिंग फैन है, वो ऐसा थोड़ी होता है अभी है और 2 मिनट बाद कहीं और चला जाए चल के, लेकिन चल रहा है। तो चल रहा है लेकिन जा कहीं नहीं रहा है, तो हमेशा अपनी ओरिएंटेशन चेंज करता रहता है। अभी ब्लेड ऐसे हैं तो कुछ सेकंड बाद ऐसे, कुछ मिली सेकंड बाद ऐसे, और कुछ और दिशा में घूमते रहेंगे गोल गोल। इस मोशन को हम बोलते हैं रोटेशन मोशन। तो रोटेशनल मोशन में पोजीशन का चेंज नहीं होगा, लेकिन ओरिएंटेशन का चेंज होगा। यही बात यहां कही गई है और बहुत सारी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे आप समझ सकते हैं। सबसे बढ़िया देखिए सीलिंग फैन ही का एग्जाम्पल मुझे समझ में आता है, क्योंकि चाहे ना चाहे फैन तो आपने देखा ही है, तो बात समझ गए होंगे। बाकी और एग्जाम्पल्स आप 50 जगह देख सकते हैं। आगे बात लेके पढ़ते हैं हम लोग रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होती है कि किसी बॉडी पर जब आप फोर्स लगाते हैं, तो देखिए एक बॉल आप लेके आते हैं, जो एक सॉफ्ट बॉल थी, नहीं पहले बोलते हैं स्ट्रेस बस्टर वाली बॉल उस बॉल को अगर आप प्रेस करें, हाथ में ले लें हथेली में और फोर्स लगा दें, तो ये बॉल क्या होती है, ये पिच्चू हो जाती है, ऐसे कुछ हो जाएगी या और ज्यादा
दिक्कत हो जाएगी इसको। तो सपोज करिए एक पार्टिकल यहां था, एक पार्टिकल यहां था, पार्टिकल नंबर 1, पार्टिकल नंबर 2। अब ये पार्टिकल का कुछ रूप बदल गया है, यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यहां बदल गया। थोड़ा और पास कर देना चाहिए जिससे आप और महसूस कर सकें। अरे भाई आओ, तो ये आ गया P2 और ये रहा P1। तो ये देखिए इनके बीच का डिस्टेंस ये था और इसके बीच का डिस्टेंस कितना कम है, क्योंकि आपने हाथ में लेके पिच्चू कर दिया। लेकिन अगर ये रिजिड बॉडी होती, रिजिड बॉडी मोटे तौर पे आप समझ लें, समझाने के लिए, वो रिजिड बॉडी तो नहीं है। जैसे कि क्रिकेट में खेलने वाली बॉल, वो रिजिड बॉडी नहीं है, हम केवल फील कराने के लिए बोल रहे हैं, ठीक। तो उस बॉल को अगर हाथ में लेके आप दबाएंगे तो कोई 2 पॉइंट अगर हैं P1 P2, तो वो दबाने के बाद भी आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे कोई रिजिड बॉडी ले लीजिए, लोहे की बॉल ले लीजिए आप, उसको हाथ से कितना भी दबाए, केवल हाथ का मामला नहीं है, कैसा भी फोर्स लगाए वो भी रिजिड बॉडी नहीं है, परफेक्टली रिजिड बॉडी मिलती नहीं है। लेकिन आपको समझाने के लिए कि इन कितना भी आप फोर्स लगा देवें, ये फोर्स लगाने के बाद ये जो क्या लिख दिया मैंने, इन दोनों के बीच का जो पोजीशन है पॉइंट्स के बीच का, वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये क्या कहलाएगी, रिजिड बॉडी, है ना। रिलेटिव पोजीशन बिटवीन टू पार्टिकल्स विल नॉट चेंज आफ्टर अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स। तो ये कौन सी बॉडी हो गई, रिजिड बॉडी। तो इस रिजिड बॉडी पर, ये नॉट ए रिजिड बॉडी, नॉट ए रिजिड बॉडी। बात बड़ी आसान है और आप समझ भी गए होंगे। अगर किसी पे फोर्स कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है, फोर्स आपने लगाया वो दब गया, तो वो दब जाने का मतलब रिलेटिव पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो गया, तो वो रिजिड बॉडी नहीं है। और परफेक्टली रिजिड बॉडी कौन सी होगी, जहां पर फोर्स कितना भी लगाइए उनके पार्टिकल्स का बीच का रिलेटिव पोजीशन नहीं बदलेगा। तो आप समझ गए होंगे, यही बात यहां पर कथा लिखी हुई है जो आप पकड़ सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल के तौर पे जैसे उन्होंने लिखा, ए व्हील कैन बी कंसीडर्ड एज ए रिजिड बॉडी। पहिया, पहिया आप चलाते हैं, उसका पहिए का जो वो होता है रिम, वो थोड़ी पच्चो होता है, वरना तो चलने में दिक्कत हो जाएगी आपको। एक कंसीडर कर सकते हैं। खैर आपने मुद्दा पकड़ लिया है कि रिजिड बॉडी किसे कहेंगे। आइए समझ लेते हैं मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी, कि रिजिड बॉडी का मोशन कैसा होता है। अब मजेदार बात क्या है कि अभी हम व्हील का एग्जांपल दिया गया, तो आपने देखा कि जो रिजिड बॉडी है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर सकती है। भाई बॉल है, लोहे की बॉल समझ लीजिए, रिजिड बॉडी नहीं है, सोच लेते हैं एक बार, धक्का लगाया लुढ़क गई, पोजीशन चेंज कर दिया, ट्रांसलेटरी मोशन हो गया। और साथ में रिजिड बॉडी अपनी जगह घूम भी सकती है। एक बॉल में सुई घुसेड़ दी तिलिये से और वो घूमना शुरू कर दिया, तो वो रोटेशन मोशन भी कर सकती कि पोजीशन ना चेंज करे और ओरिएंटेशन चेंज करे, और इन दोनों का मिक्स भी कर सकती है। जैसे लुढ़कती हुई बॉल ऊपर से नीचे ढलान पे जा रही है, तो वो पोजीशन भी चेंज कर रही है और रोटेट भी कर रही है। तो तीनों तरह के मोशन संभव हैं, प्योर ट्रांसलेटरी मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन, या इन दोनों का मिक्स रोलिंग मोशन। तो ये रिजिड बॉडी यहां पर कर सकती हैं। तो ये मैंने समझा दिया, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो ये आपकी क्लियर आ गई होगी, और इस तरह के मोशन को हम लोग एक एक करके सीखेंगे। यहां पर पहले हम लोग बात करेंगे आज के लिए रोटेशन में किन बातों की जरूरत पड़ेगी। तो अब मजेदार बात आती है कि जो रोटेशन मोशन होता है उसका फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन में एक्सिस ऑफ रोटेशन किसे कहते हैं। ये बड़ी मजेदार बात है कि भाई आप जब घूम रहा है, जैसे पंखा घूम रहा है, तो अगर पंखा घूम रहा है तो किस एक्सिस, किसके अबाउट ये घूम रहा है। तो पंखे में तो दिख जाता है एक रॉड टंगी हुई है ऊपर जो आपकी छत से क्लैम्ड है या जैसा भी लगाया गया है, तो उसके अराउंड घूम रहा है। इसी तरह यहां बात की जाए, देखिए यहां क्या लिखा है, इन एनी काइंड ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी देयर इज आइदर चेंज इन पोजीशन और चेंज इन ओरिएंटेशन और चेंज इन बोथ, जैसे रोलिंग मोशन। और ओरिएंटेशन जब चेंज होता है तो उसे आप रोटेशनल मोशन कहते हैं, जैसे हम लोगों ने बात की थी। अब यहां देखिए प्योर रोटेशनल मोशन होता है, तो होता क्या है आपको मैं थोड़ा समझाऊं। मान लीजिए एक इररेगुलर सी कोई बॉडी ले ली हमने, और ये एक्सेस है, इसके अंदर से जा रही है, ये बाहर, ये एक्सेस अभी क्या है, ऐसे इसको घुमाया जा रहा है, ऊपर नीचे कहीं बना दीजिए। तो यहां पर ये
एक सॉलिड स्टोन है, समझिए पत्थर, पत्थर के बीच से सुराख करके हमने कोई तीली निकाल दी है ना, और पत्थर को घुमा दिया। ऐसे यहां कुछ दिख नहीं रहा है ऐसा, अभी मैं बातचीत करूंगा। तो यहां पर क्या होता है कि इस रिजिड बॉडी के सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन करते हैं। कैसे? जैसे यहां देखिए, ये पार्टिकल जो 3D में सोचिएगा, 2D नहीं है, ये तो मैं बोर्ड पे बना रहा हूं, 3D मुश्किल होगा बनाना। 3D सोचिए, स्टोन है जिसकी कुछ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब है। तो यहां पर ये पार्टिकल बेटा ऐसे देखिए चक्कर लगा रहा है, मैं समझ पा रहे होंगे, लगा रहा है ना। और ये पार्टिकल जो इतनी दूर है वो भी चक्कर कुछ ऐसे लगा रहा है, और भी पार्टिकल चक्कर लगा रहे हैं, जो सबका मैं बनाऊंगा तो भसड़ मच जाएगी। तो ये जो पार्टिकल्स ऑफ रिजिड बॉडी हैं, ये सब के सब सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। ये देखिए सर्कुलर मोशन कर रहा है ना। अब ये जो सर्कुलर मोशन करता है, इनका सेंटर को लोकेट कर लीजिए, पॉइंट आउट कर लीजिए। तो इसका सेंटर आया यहां और इसका सेंटर आया यहां। इसी तरीके से जितने पार्टिकल्स हैं उनके सेंटर्स को प्लॉट कर लीजिए और उनको एक लाइन से मिला दीजिए। सब एक लाइन में पढ़ते हैं, तो इन दो सेंटर्स को दो ही बनाए थे आपके लिए, ऐसे हमने प्लॉट कर दिया। बाकी और भी निकालेंगे तो सबका सेंटर आपको कोलिनियर मिलेगा, यानी एक लाइन में मिलेगा, जितने भी निकाल लेंगे। और यही सेंटर को मिलाने पर जो आपकी लाइन मिलती है उसी को बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। एकदम क्लैरिटी दे दी मैंने आपको, पकड़ लीजिए, कोई घबराने की बात नहीं। ये क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। जब भी कोई बॉडी, रिजिड बॉडी, प्योर रोटेशनल मोशन करेगी, गोल गोल घूमेगी, समझ रहे हैं आप, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं सारे के सारे सर्कुलर मोशन करते हैं। और उन सेंटर्स को, जिनका वो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, उन सर्कल्स के सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन को हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। बात हो गई खत्म, मोहब्बत की बात। चलिए आगे चलते हैं। इन प्योर रोटेशनल मोशन एवरी पार्टिकल ऑफ द रिजिड बॉडी मूव्स इन ए सर्किल। मैंने दिखाया, कोई किसी का रेडियस कम है, किसी का रेडियस ज्यादा है, लेकिन एक्सेस एक ही है। ऑफ डिफरेंट रेडियाई, देखिए डिफरेंट रेडियस है ना, छोटा था तो छोटा रेडियस, ये बड़ा है तो बड़ा रेडियस। अबाउट ए फिक्स्ड लाइन, ये फिक्स्ड लाइन मिल गई आपको। कैसे मिली है मैंने बताया आपको, विच इज नोन एज ए एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्लैरिटी आप ले पाए, मैं रिपीट दोबारा नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए, रिजिड बॉडी है, सारे पार्टिकल्स सर्कुलर मोशन में रहेंगे। सर्कुलर मोशन के सेंटर्स को, सबके सर्किल के सेंटर्स को मिला दीजिए, जो कि एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, उसी को हम एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलेंगे। ये जानना बहुत आवश्यक होता है रोटेशनल मोशन में कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, क्योंकि जैसे ही आप एक्सिस ऑफ रोटेशन बदलते हैं उसका क्रियाकलाप बदल जाता है, रूप बदल जाता है। तो ये जाने बिना आप बातचीत नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी कोई न्यूमेरिकल आए, सवाल आए, कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, एक्सिस ऑफ रोटेशन को जरूर पकड़ें। ठीक, तो द मोशन ऑफ ए सीलिंग फैन, जैसे मैंने बताया, और ये सारी बात आप समझ गए हैं तो आप पढ़ सकते हैं, इसलिए कि आप अच्छी बात समझ पाए। अब यहां पर देखिए क्या है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन पास थ्रू द बॉडी। अच्छा, ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो इस समय तो आपको जो फोटो बनाई है, इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन एक बॉडी के अंदर से जा रही है। ये तो हमारी क्या थी? रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी। लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके बॉडी के बाहर भी हो सकती है ना। कि मान लीजिए कोई पार्टिकल है, पार्टिकल कह रहे हैं, कोई बॉडी है, और वो बॉडी, जैसे कि आप समझ लीजिए, अगर रोटेशन की बात करें तो धरती चक्कर लगा रही है सूरज का, ऐसे 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 घूम रही है, सर्कुलर मोशन टाइप कर रही है, तो वो क्या हो गया? वो उसके अंदर एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं है, बाहर है वो सर्कुलर मोशन, लेकिन सर्कुलर मोशन के पार्ट में रोटेशन मोशन। तो कोई भी पार्टिकल, कोई भी बॉडी ले लीजिए, अगर वो ऐसे अराउंड में घूमना शुरू कर दे तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इससे बाहर चली जाएगी। ये पॉइंट भी पकड़िएगा। देखिए यहां लिखा भी है, द वर्टिकल सपोर्टिंग फैन की बात हो गई, रिमेन्स स्टेशनरी एंड ऑल द पार्टिकल्स ऑन द फैन मूव इन ए सर्कुलर पाथ। ठीक है, ये तो ठीक, ये आप समझ गए होंगे कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये ध्यान रखिएगा, हमेशा बॉडी के अंदर से जावे, ये नेसेसरी नहीं है, बाहर से भी जा सकती है। रोटेशन कैसे आप करा रहे हैं इस पे डिपेंड कर जाता है।
और फिर इसके अंदर जो फिजिकल क्वांटिटीज यूज्ड होती हैं, जैसे एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा, ये सब पढ़े थे ना हम लोग। ओमेगा था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था, एल्फा था, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सारे पैरामीटर्स आपने किसमें पढ़े थे? सर्कुलर मोशन में, जो मैं वीडियो बहुत ही टॉप क्वालिटी वीडियो बना चुका हूं। तो ये पैरामीटर्स यहां भी सेम रहते हैं। तो उन पैरामीटर का अगर आपको जानकारी नहीं है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, एंगुलर स्पीड किसे कहते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, तो झट से पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, तब ये मजा देगा समझने में आपको। और सेंटर ऑफ मास वाला भी, तब ये क्लैरिटी मिलेगी। वरना कई बच्चों के लिए जो रोटेशनल मोशन चैप्टर है वो टेढ़ी खीर बना रहता है। टेढ़ी खीर इसलिए क्योंकि उनको क्लैरिटी नहीं होती इन वेरिएबल्स के बारे में। और आगे जब सेंटर ऑफ मास की बात की जाएगी या जो भी बात हम करेंगे कुछ सवालों में, उसकी भी क्लैरिटी नहीं होगी, तो वो थोड़ा सा परेशानी महसूस करते हैं। आप नहीं करेंगे क्योंकि आप देखेंगे, तब ये देखेंगे तो क्लैरिटी मिलेगी और आसानी लगेगी। खैर, तो जो फिजिकल क्वांटिटीज थी वो यहां पे ऑलरेडी डिस्कस्ड है, जो आप रोटेशनल मोशन में सेम होती हैं, जो सर्कुलर मोशन में रही हैं। तो आगे की बातचीत को बढ़ाते हैं और देखते हैं। अब देखिए, एक मजेदार किस्सा आता है या फिजिकल क्वांटिटी आती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ वैसा ही है जैसे जब हम ट्रांसलेटरी मोशन करते थे ना, स्ट्रेट लाइन मोशन कह लीजिए आप, उस समय जो मास होता था वो इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता था। जिसका जितना मास उतना उसका इनर्शिया। उसका मतलब क्या था? मतलब ये था कि अगर बॉडी रुकी है तो रुकी रहना चाहती है, अगर चल रही है भाई तो चलते रहना चाहती है, वो रुकेगी नहीं जब तक एक्सटर्नल फोर्स न लगे। जिसका जितना इनर्शिया ज्यादा, उसमें ये प्रॉपर्टी ज्यादा कि रुकी है तो मैं रुकी रहूंगी, ऐसी की तैसी, मजबूत इनर्शिया ज्यादा है ना। आप जल्दी, जैसे टाटा का ट्रक 407 उसको थोड़ा धक्का मारेंगे हिलता ही नहीं, क्योंकि मास ज्यादा, इनर्शिया ज्यादा है। यही काम क्या करता है रोटेशनल मोशन में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी हम लोग देखेंगे किसी बॉडी का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो वो रोटेट होना पसंद, रुकी है अगर तो रोटेट होना पसंद नहीं करेगी, आपको ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा। और अगर घूम रही है, रोटेट कर रही है, तो वो रुकना नहीं पसंद करेगी। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो आपको ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स, मतलब एक्सटर्नल टॉर्क देना पड़ेगा रोकने के लिए। बात समझ गए होंगे। तो जो कहानी मास की थी इन ट्रांसलेटरी मोशन, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया की है इन रोटेशनल मोशन। एक खास फर्क है इसके अंदर। वो फर्क क्या है कि जो मास था वो बॉडी के लिए, जब हम मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो वो फिक्स लेके चलते हैं, मास थोड़ी बदल देते हैं रास्ते में, है ना। कि जिसका जो इनर्शिया है ट्रांसलेटरी मोशन में वो कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है। लेकिन ये जो मोमेंट इनर्शिया है, ये भाई साहब एक ही बॉडी के लिए बहुत तरह का हो सकता है, क्योंकि यहां डिपेंड करता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सी पकड़ी है। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन आपने बदल दी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बदल जाएगा। जैसे एक बॉडी हमने ली आपको समझाने, अच्छा मैं ऐसे ही एक गोला ले लेता हूं, स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, आपको समझाने के लिए साइड में लिखूं क्योंकि एक लाइन खींचनी है मुझे। स्फीयर, अब इससे होने वाला अगर कोई ऐसे मैं लाइन निकालूं, इसके अराउंड रोटेशन करूंगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और आएगा। इसको मैं I1 लिख देता हूं, और इसके छूती हुई लाइन दूसरी ली जाए टेंजेंट, इसके अराउंड घुमाऊं ऐसे बॉडी को पूरा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और आएगा। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये जो बनाई है लाइनें क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे ही आप बदल देंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस बॉडी के लिए ही बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा, सारी बात हमको दिखती है, आगे हम लोग बात करेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, निकालते कैसे हैं, और तरह तरह की बातें जो नीट के लिए जरूरी है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, और ये भी बात मैंने क्लियर कर दी कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसी एक्सेस के अबाउट आप फाइंड आउट करेंगे, और ये डिपेंड करता है कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द एक्सेस कैसा है। भाई इसको किनारे लिए तो ये मासेस देखिए ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हैं, इसके लिए लिए तो दोनों तरफ लगभग बराबर डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे है, तो उस पर डिपेंड कर जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोटी बात, कंक्लूडिंग रिमार्क, कि जो ट्रांसलेटरी मोशन में
इनर्शिया होता है जो मास से ताल्लुक रखता है वो बदलता नहीं है। इन रोटेशनल मोशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ही बॉडी के लिए बदलता है अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन बदल रहे हैं तो। ठीक है ना। चलिए अगली कदम को बढ़ाते हैं और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा डिफाइन किया गया है, जैसे एक फोटो बनी हुई है कि अगर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन इधर लिए हुए हैं, कोई पार्टिकल मास m है और इसका ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ही लिख देंगे तो आप समझ जाएंगे कि एक्सिस का मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन का जिक्र हो रहा है। और ये बॉडी मान लीजिए ऐसे घूम रही है, इस तरह से ऐसे घूम रही है, ऐसा समझ लीजिए। खैर वो घूमने की बात तो बात की बात है, पहले मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दूं। तो इसका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस एक्सिस से r, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो mr² से डिफाइन किया जाता है। अभी आप देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज में कि जो I होता है ना वो स्केलर क्वांटिटी है ना ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये कौन सी क्वांटिटी? टेंसर्स। आपको जैसा मालूम है कि अगर क्वांटिटी वेक्टर नहीं है, स्केलर नहीं है, तो तीसरी श्रेणी हो जाती है टेंसर्स की, दोनों के बीच की कह लीजिए कुछ ऐसा। तो ये टेंसर क्वांटिटीज है, वो भी प्रॉपर्टीज में आएगा, लेकिन पहले हम बातों को समझ जाएं। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको I से डिनोट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, उसकी वैल्यू बेटा जी क्या हो गई? mr² एक पार्टिकल के लिए। ठीक। और यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया SI में किलोग्राम मीटर स्क्वायर, m है तो kg और r तो डिस्टेंस ही है तो मीटर स्क्वायर बस। और डायमेंशन बहुत सरल, ml स्क्वायर। अब ये एक पार्टिकल था ना, सिंगल पार्टिकल। अब भाई साहब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, कुछ उसमें कोई डरना थोड़ी होता है। एक पार्टिकल जगह 4 पार्टिकल आ गए और क्या हो गया है? कुछ नहीं। तो आइए देख लेते हैं कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में यहाँ पे फोटो 3 पार्टिकल की बनी हुई है, कोई परेशानी नहीं है। इन सभी को ये देखिए क्या मतलब है इसका, अगर 3 पार्टिकल हैं, आप एक तरीके से समझे सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे जोड़ दिया जाता है। तो जोड़ने का मतलब क्या है? इसका क्या था? m1r1² इस पार्टिकल का, ये एक्सिस है रोटेशन की, और ये इसका था बाजू वाले का, जगह कम है तो m2r2², और तीसरे का m3r3 का स्क्वायर, इन तीनों पार्टिकल्स का। बस ये टोटल सबका सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया। अभी जो इतनी लंबी कहानी लिखी है इसको समेशन या सिग्मा करके हम लोग mi/r² से रिप्रेजेंट कर देते हैं। बाकी सिग्मा के ऊपर भी i2n लिखा जा सकता है, नहीं भी लिखेंगे तो अंडरस्टूड माना जाता है। ठीक। तो ये समेशन या सिग्मा के ऊपर ये थोड़े से वेरिएबल्स आपने यूज कर दिए, इसलिए ऐसा यूज करते हैं जैसे हम लंबी कहानी को छोटे में लिख पाए। कई बच्चे देख के डर जाते हैं, अरे बहुत सरल होता है सब, एक बार देखेंगे मजा आ जाएगा आपको। फिजिक्स इज वेरी सरल। आप बस थोड़ा अरविंद सर से पढ़िए, मजा आ जाएगा, गारंटी है। खैर, तो चलिए ये बात आप समझ गए, ये कहानी क्या थी? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। यहां देख पा रहे हैं कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कहानी क्या है? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की। अब भाई ये जरूरी तो नहीं कि पार्टिकल अलग ही अलग मिले। मान लो एक पत्थर उठा लिया हमने, तो उसमें हर पार्टिकल तो मतलब सब कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास हो जाता है, एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं। तो वहां पर इन केस ऑफ रिजिड बॉडीज, देखिए इन केस ऑफ रिजिड बॉडीज हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? तो जैसे यहीं पे दिखा देता हूं, मान लो ये एक स्टोन है, कोई भी एक बॉडी है इर्रेगुलर शेप की, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस लिख रहा हूं तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका मतलब मानिएगा, है ना। और यहां पर कोई भी इससे जो डिस्टेंस लिया गया है, कोई हम छोटा सा यहां dm मास मान लेते हैं, उसका डिस्टेंस r है। ये देखिए r लिखा है, मैं दोबारा भी लिख देता हूं। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसका छोटा सा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा मेरे बच्चे, वो क्या होगा? mr² लिखते हो, तो ये रहा m और ये रहा r²। यही तो छोटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ। अब इसको पूरी बॉडी के लिए इंटीग्रेट कर दीजिए। है क्या इसमें भाई? सब कुछ तो वही है, इतना तो सुंदर काम है। ये रहा di, तो यहां पर इंटीग्रेट r² को पहले लिख देते हैं, dm बाद में लिखने पर हमारी आदत पड़ी हुई है। ये बस यही तो देखो लिखा है, इंटीग्रेशन r² dm। अब पूरी बॉडी के लिए आप इंटीग्रेट कर देंगे,
कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगा। खत्म हो गई बात, कौन सी इसमें दिक्कत। तो यही कहानी रामायण इसमें लिखी है जो आपको मैंने बड़े सही अंदाज में सुना दी। अब आगे की बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भाई जो पॉइंट्स पढ़े हैं वो भी कुछ रिपीट हैं और कुछ नए पॉइंट भी मिलेंगे, जिससे हम ये समझ पाए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। कौन सी चॉकलेट इसको पसंद है, 5 स्टार या कैडबरीज, या किस तरह की ड्रेस पसंद है, किस तरह की सैंडल्स पसंद है, ये जानने की कोशिश करेंगे जैसे हम इसको इंप्रेस कर पाए। हम क्यों इंप्रेस करना चाहते हैं, क्योंकि हम इससे दोस्ती करना चाहते हैं। ये हमारे लिए बड़ी काम की चीज है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आइए देख लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज ढूंढ लेते हैं जिससे हमें सरलता से समझ में आ जाए। आओ ना। तो ये देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ये आपको मैं बता चुका हूं। फिर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज द सेम रोल इन रोटेशनल मोशन एज मास प्लेज इन लीनियर मोशन। ये मैं समझा चुका था आपको। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट अपोजेस एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। यानी घूमने का जब वो रुकी है, घूमना नहीं चाहेगी अगर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, और घूम रही है तो रुकना नहीं चाहेगी क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। ठीक है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पार्टिकल I is equal to mr square where r is the perpendicular distance of the particle from rotational axis। ये समझ गए थे हम लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं। दूसरा, सारे मोमेंट ऑफ जितने भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात किया जाए, जो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग अलग, m1 अलग, m2 अलग, m3 अलग, ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो वो ये सबको जोड़ दीजिए। ये क्या था अभी हमने देखा था, I बराबर सारे पार्टिकल्स का जोड़ जाड़ के लिख दीजिए IN तक। बस इसमें है क्या, आगे चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं किसकी प्रॉपर्टीज में और क्या खास बातें हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी हमने देखा था अभी, सारे फोटो बने हैं कुल मिला के। ये देखिए फॉर्मूला हमने समझ लिया था, तो कोई इसमें समस्या नजर नहीं आती। डायमेंशन भी देख लिया था, SI यूनिट भी देख ली थी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड ऑन मास, मास पे डिपेंड करता, I is equal to mr स्क्वायर बोल ही रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, क्योंकि R कैसे किसके लिए है वो सब बदलेगा, तो एक तो मास पे डिपेंड कर रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस पे भी डिपेंड कर रहा है, एंड ऑन द पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये आप समझ ही गए थे कि एक्सिस अगर हम बदलेंगे तो I बदल जाएगा। ये तो मैं पहले समझा चुका हूं, ये आप जरूर पकड़ के रखिए जिससे इसका लुफ्त ले पाए आप। आगे बात करते हैं हम लोग। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के और कुछ प्रॉपर्टीज तो ध्यान रखनी चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डज नॉट डिपेंड ऑन एंगुलर वेलोसिटी। आपका ओमेगा कितना है, इससे इसको कोई दिख ही नहीं रहा भाई, ये तो येलो कलर लेना पड़ेगा। तो यहां पर ये आपका ओमेगा कितना है, तेज है, एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा कम है या जो भी है, उससे I नहीं बदलेगा। साथ में एंगुलर एक्सेलेरेशन, जिसे आप अल्फा से रिप्रेजेंट करते थे, याद होगा उम्मीद कर रहा हूं, नहीं पढ़ा, टॉर्क आगे देखेंगे, टाउ, एंगुलर मोमेंटम आगे भी हम लोग इसको एंगुलर मोमेंटम को भी देखेंगे हम लोग, एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। बहुत अच्छी बात। इट इज नॉट ए वेक्टर, देखिए मैंने बात की थी, ये वेक्टर नहीं है एज डायरेक्शन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। दूसरा, इज नॉट टू बी स्पेसिफाइड, इसके डायरेक्शन को स्पेसिफाई हम नहीं कर सकते, लेकिन I हम बदलते जाएंगे एक एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो तरह तरह के I निकलते जाएंगे। एंड ऑल्सो नॉट ए स्केलर एज इट्स हैज डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शंस, इसकी जो वैल्यूज हैं वो डिफरेंट है, एक्सिस ऑफ रोटेशन बदलते ही I बदल जाता है। इस वजह से ना ये वेक्टर है, कोई पर्टिकुलर दिशा नहीं है इसकी, और स्केलर भी नहीं क्योंकि कोई पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड नहीं है। एक्सिस ऑफ रोटेशन बदला तो ये भी बदला, इसलिए इसको किस श्रेणी में डाला जाता है, टेंसर क्वांटिटीज में। तो टेंसर क्वांटिटीज वो होती हैं जो स्केलर भी नहीं है, वेक्टर भी नहीं है। आप जानते हैं, नहीं जानते तो जान लीजिए। इन केस ऑफ ए हॉलो एंड सॉलिड बॉडी, जो हॉलो और सॉलिड बॉडी होती हैं, उसमें हॉलो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है सॉलिड से। जैसे मैं आपको बताऊं, कोई मान लीजिए सॉलिड सिलेंडर है, समझाने के लिए, सॉलिड, और
इसके एक्सेस बीच से जाके आपने इनर्शिया निकाला और एक दूसरा वाला ले लिया जो कि सेम है, दैट इज हॉलो। तो हॉलो सिलेंडर में जब आप निकालेंगे, इसका अगर I1 है और इसका अगर I2 है तो I2 विल बी ग्रेटर देन I1, क्योंकि यहां पर इस केस में ना बेटा जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये हॉलो है, सारे के लिए R इतना ही रहेगा, और यहां तो सॉलिड है तो R कम भी है ज्यादा भी है। इस वजह से सॉलिड वाला जो बॉडीज होंगी, अगर दोनों सेम है, रेडियस सेम है, लेंथ वेंथ सब सेम है, आइडेंटिकल एक्सेस और रोटेशन भी सेम है, तो हॉलो वाले का आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा निकल आएगा और जो सॉलिड वाले हैं उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम निकलेगा। ये भी ध्यान रखिए, बड़ी मदद करता है। आगे कुछ मैंने फिगर्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिखाए, वहां भी याद दिला दूंगा आपको मैं ना भूला तो मामला बन जाएगा। तो आप समझ गए होंगे ये कहानी क्यों रहती, क्योंकि ये डिपेंड करता है मास डिस्ट्रीब्यूशन पे, जैसे मैंने आपको बताया और सिखाने की कोशिश की। चलिए छोटे मोटे न्यूमेरिकल इस पे लगाते हैं और अच्छे भी लगाएंगे, जैसे क्लैरिटी और बन जाए। बिना न्यूमेरिकल तो मजा आएगा नहीं। तो ए रिंग ऑफ डायमीटर 0.4 मीटर एंड मास 10 किलोग्राम इज रोटेटिंग अबाउट ज्योमेट्रिकल एक्सिस। ठीक है, ज्योमेट्रिकल एक्सिस आप ऐसे ले लीजिए, ऐसे मान लीजिए ज्योमेट्रिकल एक्सिस ले ली कोई होगी। अब इसका रिंग का एट द रेट ऑफ 35 रोटेशंस पर सेकेंड, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखिए हमने ये पहले ही पढ़ा था कि ओमेगा कितना हो, इससे में क्या लेना देना मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। एंगुलर वेलोसिटी, ये ओमेगा जो है रोटेशन पर सेकेंड, ये क्या दिया है, एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन एंगुलर वेलोसिटी तो कुछ इसका बिगाड़ ही नहीं पाती, इसका कोई इस पे कोई इंपैक्ट नहीं है, हमने सीखा था। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो mr² होगा। r इसकी रेडियस है जैसा आप जानते हैं, ये आपको पता है। तो मास लिख दिया 0.4 और रेडियस की बात की, मास था 10 किलोग्राम और 0.4 इसकी रेडियस थी। ये कैलकुलेट कर लीजिए, जो कि करीब करीब आ जाएगा डायमीटर है बेटा, तो डायमीटर का मतलब हो जाएगा इसका आधा। ये जो दिया है ये डायमीटर है और रेडियस डायमीटर का आधा होगा, तो ये आ जाएगा 0.2 मीटर, जैसा आप जानते भी हैं। और अब इसकी जो वैल्यू बनेगी वो 10 इंटू 0.04 बनेगी, मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 kg मीटर स्क्वायर। ये आपका बेटा आंसर आ गया। बहुत ही सरल है और इस तरह कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा के। आगे भी देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग। है तो एक ही पार्टिकल था तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला लगा के धड़ाक से निकाल दिया। अब थोड़ा सा ट्विस्ट करने की कोशिश करेंगे जिससे बातें पकड़ में आवे। यहां लिखा 3 पॉइंट्स ऑफ मासेस m1 m2 एंड m3 आर लोकेटेड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ लेंथ a। तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लो भाई, ये देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दिया सो कॉल्ड। यहां पर एक मास हमने रखा है m1 और इधर रखा है m2 और इधर रखा है बेटा m3 और साइड सबकी a है, ये हम जान रहे हैं। डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस अलोंग द एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल पासिंग थ्रू m1। कह रहा है कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन हमको ये एल्टीट्यूड से पास हो रही है, बिना इसके आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकाल पाएंगे। तो ये 90 डिग्री एल्टीट्यूड से जा रहा है तो 90 डिग्री ये बन गया। इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर वर्टेक्स से आप 90 डिग्री ड्रॉप करो तो ये आधा आधा डिवाइड हो जाता है, ये हमको और आपको दोनों को पता है। ये क्या हो गई, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां पर आ गई है सामने। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश कर लेते हैं। देखिए बड़े आसानी से यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ, ऐसा समझ लें I बराबर तीनों पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ मारेंगे हम इस एक्सिस के अराउंड। तो इसको मैं लिख सकता हूं m1 r1 स्क्वायर, दूसरे का लिख दीजिए m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। शुरू करते हैं पहले वाले के लिए। इसका मास तो है लेकिन
इस एक्सेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, वो तो 0 है r1, तो ये रहा 0 बेटा। m2 की बात इसको कर लेते हैं। अब r2 कितना है, तो r2 यहां पे देखिए, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2 है, तो ये a/2 का स्क्वायर आ गया। m3 मतलब ये, तो ये रहा आपका m3, और रेडियस कितना है यहां से देखिए, दैट इज अगेन a/2, तो ये रहा a/2 का स्क्वायर। बस खल्लास, इसको जोड़ देना है केवल। अब यहां पर आ गया देखिए m2 a² / 4 प्लस m3 a² / 4। अब कुछ कॉमन ले लीजिए, थोड़ा सा एक्सप्रेशन आसान लगने लगेगा। a² / 4 कॉमन ले लें और m2 प्लस m3, ये देखिए आपका, ये आपका आंसर आ गया है। इस तरह से इसका आप आंसर बड़े आराम से निकाल सकते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए, अगला सवाल करेंगे, वो भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिससे आप सीख पावे कि किस तरीके से इनको हम कैलकुलेट, नोट कर लिया होगा किस तरह से इनको हम कैलकुलेट करते हैं। ये देखिए दो फिगर हैं और दोनों का हमें निकालना है, बहुत आसानी से निकल जाएगा। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रेस्पेक्ट टू रोटेशनल एक्सिस x(x'), ये रोटेशनल एक्सिस है। यहां पर येलो कलर इसके ऊपर दिखेगा नहीं, तो मैं ग्रीन ले लेता हूं। ये एक्सिस आपको दिख रही है, यहां पे ध्यान दीजिएगा। और इस केस में ये x(x') है, ये रोटेट कर रहा है। इसका पहले निकालते हैं, तो इसका फिगर 1 के हिसाब से तो मैं 1 लिख देता हूं, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, I लिखिए, और रोटेशनल एक्सिस को ऐसे नीचे मेंशन कर लिया करिए, जिससे हमको मालूम रहे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट निकाला जा रहा है। बहुत अच्छी बात। अब यहां से हम नपाई शुरू कर देंगे, तो आप क्या लिख देंगे इसको, m1 r1² प्लस m2 r2²। बिल्कुल। अब देखिए यहां से जिसको भी m1 मानना मान सकते हैं, मैं 4 किलोग्राम को यहां से मान रहा हूं। यहां से ये इसको 0 लिया गया है, तो ये 20 सेंटीमीटर दूर है, और ये 70 सेंटीमीटर, ये 100, तो ये डिस्टेंस हमको चाहिए ना, ये तो ये क्या होगा, 100 - 70, 30 सेंटीमीटर मिली है डिस्टेंस, 30 सेंटीमीटर। ठीक, ये डिस्टेंस कितनी मिलेगी, 100 - 20, यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस विच इज 80 सेंटीमीटर। हम और आप समझ गए 80 कैसे निकला है, इस 100 में से ये 20 घटाया है, तो निकल आया, तो निकाल ही लेंगे, इतना तो आप बहुत ही आराम से कर सकते हैं। 4 मास लिखा, ये 30 सेंटीमीटर, मीटर में 0.3 मीटर, m2 का मतलब 1 किलोग्राम, और r2 का मतलब 80 सेंटीमीटर, यानी 0.8 का स्क्वायर। देखिए कितने आराम से हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा कितना, 4 × 0.09 प्लस 8 × 8 = 64, 0.64। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको करीब करीब ये वैल्यू देगा 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। दिस इज I(x'). तो पहला वाला आंसर आपका ये आ चुका है, जो आप मेरे ख्याल से बड़े आराम से समझ पाए होंगे। दूसरे वाले के लिए भी निकाल लेते हैं, कोई इसमें दिक्कत थोड़ी। मैं ब्लू कलर लेता हूं जो थोड़ा सा फर्क कर दे। नंबर 2 सिचुएशन, इसमें देखिए, देखते हैं, ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और इससे हमें लेना है। बहुत आसानी से बात है। अब ये सारी कहानी समझ चुके हैं, तो x(x') लिखते हैं, m1 r1², ये देखिए कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं यहां से, तो ये 4 किलोग्राम कितनी दूर है, यहां से 3, तो आप लिखिए 4 × 3 का स्क्वायर प्लस 2 किलोग्राम कितनी दूर है, देखिए -2 है, तो 2 ही, -2 तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, तो डिस्टेंस कितनी है, 2 का स्क्वायर। फिर रही तीसरी बात, 3 किलोग्राम, ये कितना डिस्टेंस है, 4, तो ये रहा 3 × 4 का स्क्वायर। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे, वैल्यू आएगी 92 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये रहा आपका आंसर। देखिए इस तरीके से कितने प्यार से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो नोट करिए, अगला भी कहानी हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं, थोड़ा सा हल्का, थोड़ा मजा हम लोग इंटीग्रेशन का भी ले लें, तो वो भी दिखाऊंगा। बहुत ही सरल तरीके से आप निकाल सकते हैं। ये नोट कर लिया होगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है।
अगली बात देखते हैं, देखिए यहां क्या है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सिलेंडर अबाउट एन एक्सेस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इज द बेस। ठीक है, यानी एक सिलेंडर है बेटा, और ये ऐसी एक्सेस है जो सेंटर ऑफ मास से भी जा रही है और परपेंडिकुलर टू द बेस है। तो दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, समझ लीजिए ऐसे इसको घुमाया जा रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये सॉलिड सिलेंडर है, यूनिफॉर्म सिलेंडर, इसको सॉलिड सिलेंडर लेना है, सॉलिड सिलेंडर। तक हॉलो बोला ना जाए, हॉलो ना लीजिए। तो बेस मास ऑफ द सिलेंडर इज m और रेडियस r है। तो मास इसके पैरामीटर हैं, मास और रेडियस r। अब देखिए यहां पर, क्योंकि ये एक कॉन्टिन्यूअस बॉडी है भाई, कोई पार्टिकल तो अलग अलग है नहीं, डिस्क्रीट, तो यहां पर क्या करना होगा अपने को इंटीग्रेशन लगाना है, कोई दिक्कत नहीं होती। देखिए इतना सरल, अभी मैं दिखा रहा हूं, 1 मिनट के अंदर समझ जाएंगे। अब ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर आपको समझाने के लिए बीच में भी लिया जा सकता, समझा आ रहा हूं, इसको यहां बड़ा कर दूंगा। यहां पर इसके सेंटर से ये जो O है, ऐसे आप R डिस्टेंस पर एक रिंग ले लीजिए, ऐसे पतला सा छल्ला R डिस्टेंस पर, इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई कितनी है, dr। इसको बड़ा करके दिखा रहा हूं, आप नीचे से देख रहे हैं या टॉप व्यू देख रहे हैं, जहां से दिख पाएंगे। तो ये जब नीचे से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ये दिखेगा आपको सर्किल नुमा, इसका जो बॉटम है, बॉटम का वर्टिकल व्यू। बात है मेरे ख्याल से इसका सेंटर भी बना लो। और कोई परेशानी ना होते हुए हमने एक रिंग ली थी जो इससे R डिस्टेंस पर थी, पतली सी ली थी, थोड़ी मोटी बना रहा हूं जिसे आप और हम देख पाए। और इसकी जो रिंग की एलिमेंटल रिंग है, जिसका विड्थ कह लीजिए, चौड़ाई dr है, और पूरा इसका रेडियस तो r था, इन्होंने क्वेश्चन में बताया है, और ये सेंटर O था। ये बॉटम है, नीचे से देख रहे हैं, आप इस बात को समझ पाए होंगे। अब यहां पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालने की कोशिश करेंगे कॉन्टिन्यूअस बॉडी का, तो r² dm होता था, हमने फॉर्मूला पढ़ा था। यहां पर dm की वैल्यू को क्या आप जानते हैं, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मैं dm को लिखना चाहूं तो रो इंटू dv भी लिख सकता हूं, इसमें कोई परेशानी नहीं। इस dm की जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो गया r² रो इंटू dv। रो क्या है, डेंसिटी, क्योंकि ये यूनिफॉर्म है इसलिए कोई तकलीफ की बात नहीं है। रो क्या है, डेंसिटी है। अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे। तो अब हम आगे चलते हैं, और ये जो शेल टाइप बनाया था हमने, एक पतली सी रिंग ली थी जो शेल था, इसका वॉल्यूम कितना है ये निकाल लेते हैं। हमें dv चाहिए ना, तो एलिमेंटल चौड़ाई थी, तो इस रिंग का, इसका वॉल्यूम बोल रहे हैं। ये तो सर्किल है ना, लेकिन ये पूरा है ऊपर तक, ये बेसिकली ऐसा स्ट्रक्चर है, समझ पा रहे हो ना, ये ऐसा है, एक शेल है। तो इस शेल का वॉल्यूम होगा, केवल एक रिंग नहीं है, ये पूरा शेल है, अंदर से ऊपर से नीचे तक। और इस वॉल्यूम, इस सिलेंडर का लेंथ भी कुछ पकड़ लीजिए, तब बात बनेगी। तो मैं अब लिख देता हूं आगे कि वॉल्यूम ऑफ शेल, वॉल्यूम ऑफ एलिमेंटल शेल, जो कि हमारा dv है, तो dv कितना हो जाएगा, 2πrh। इसका ये रिंग सरकम फ्रेंस या पेरीमीटर जो भी बोलते हैं, 2πr और इंटू h वॉल्यूम आ गया। तो 2πr सरकमफ्रेंस इंटू लेंथ, हाइट, और ये आपका आ गया कितना, और साथ में क्या रहा, साथ में इसकी चौड़ाई इंटू dr। ये देखिए वॉल्यूम बना, 2πr एक रिंग बना, लेंथ मार दिया वॉल्यूम, और dr इसकी चौड़ाई रखेगा तो पूरा वॉल्यूम निकला। dr क्या है, इसकी विड्थ। तो ये देखिए वॉल्यूम ऑफ एलिमेंटल शेल यहां पर निकल आया। अब इसकी वैल्यू dv की यहां पर आपको रख देनी चाहिए। तो व्हाट वी विल गेट, बिल्कुल ना घबराइए, आसानी से देखिए, प्यार से हो जाएगा। ये r² रहा
और डीवी की जगह रखा 2πr_l इंटू डी, ये डीवी की जगह पूरा रखना था, मैंने कुछ छोड़ दिया है, तो यहां पर आर स्क्वायर, रो की जगह तो रो रहेगा, अभी उसको भी देखते हैं, और इस डीवी की जगह 2πr_l इंटू डी आर, ये वैल्यू हमने डाली। अब ये देखिए आई क्या बनने वाला है, जो वैल्यू कांस्टेंट है बाहर निकाल लीजिए, तो 2π_ρ_l, ये तो बदलेंगे नहीं, 2π_ρ_l, ये तो फिक्स्ड है उस सिलेंडर के लिए। और अंदर क्या आया, r³ dr, कहां से कहां तक, 0 से लेकर r तक इंटीग्रेट कर देना है। ये देखिए कर दिया इसको इंटीग्रेट। अब आप जानते, मैं यही लिख लेता हूं 2π_ρ_l, r³ का जो वैल्यू आता है इंटीग्रेशन के बाद r4/4, और लिमिट रख देंगे आप 0 to r। कलर को बदल लेते हैं जिसे आप थोड़ा सा साफ तरीके से देख पाएं। ये रहा 2π_ρ_l, और r रखेंगे तो ये आ जाएगा r⁴/4, 0 रखेंगे तो बात हो जाएगी खत्म। अब यहां पर इसको आप काट पीट सकते हैं, 2 से काटेंगे तो ये 2 बन जाएगा, तो आप क्या लिख देंगे इसको, π_ρ_l r⁴/2। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी यहां पर रो की वैल्यू और रख के इसको और बेहतर कर देंगे। अब देखिए रो क्या था, डेंसिटी यूनिफॉर्म थी, टोटल मास ऑफ द सिलेंडर और टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, πr²h, तो πr² इंटू h फॉर होल सिलेंडर, तो पूरे सिलेंडर के लिए ये रो हो गया। इस रो की वैल्यू आप इसके अंदर पुट कर दीजिए, तो यू विल गेट I इज इक्वल टू पाई, और रो की वैल्यू रखी m πr²l इंटू l/r4/2। अब जो जो वैल्यू कट रही है आप काट लीजिए, तो देखिए क्या क्या कट रहा है इसमें से ये पाई से पाई कट गया है, एल से एल कट गया, r² ने r² को और मार दिया है, यानी वैल्यू आई ½ mr²। तो मैंने इसलिए ये बताया कि कैसा भी सवाल आपके सामने आ जाए बेटा, आपको फंडा एकदम मजबूत क्लियर रहेगा। ये देखिए आपने निकाल लिया इसको टू ½ mr², कोई परेशानी नहीं, इसको शांति से आप नोट कर सकते हैं। आगे भी सवाल हम लोग और लगाएंगे, एक इंटरेस्टिंग चीज पढ़ेंगे इसके बाद, जिसे बोलते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। नाम तो सुना ही होगा आपने, है ना, नहीं सुना तो मैं सुनाऊंगा। तो ये बात आप नोट कर लें, फिर हम लोग चलेंगे आगे। ये सवाल था, मैंने कहा इसको थोड़ा सा आपको इंटीग्रेशन का भी स्वाद मिले, जिससे सुपर क्लैरिटी कॉन्सेप्ट की बन जाए। तो ये आप नोट किए होंगे ऐसी उम्मीद करता हूं, और इसके ऊपर ले जाता हूं जो पूरा स्क्रीन आपके सामने है। नोट मेरे ख्याल से आपने कर लिया होगा। चलते हैं अगली बात करते हैं, जो कि होगा रेडियस ऑफ जायरेशन। अब इसकी क्या बात है वो भी देख लेते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, और ये इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा है। क्योंकि देखिए रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है कि अगर एक रिजिड बॉडी कोई है, कोई एक्सेस हमने पकड़ा, उस एक्सेस के हिसाब से उसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देंगे। ये देखिए ऐसे पकड़ लीजिए, कोई रिजिड बॉडी है टेढ़ी मेढ़ी, और ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है। आपने इस रिजिड, इसका मास m है, इस रिजिड बॉडी का कुछ इसके एक्सेस के अबाउट कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, जो भी निकला। अब रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है ना, कि इस एक्सेस को पकड़िए और एक ऐसा पॉइंट हमको ढूंढना है जहां पर इसका टोटल मास अगर हम रख दें, इस बॉडी के बराबर का पार्टिकल रख दें, वहां मास के बराबर का पार्टिकल, तो ये जो डिस्टेंस मिलती है ना, ये दिस इज नोन एज ए के, और ये डिस्टेंस के है, और इस समय भी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही है जो पहले था। फिर से एक बार, कि किसी भी बॉडी, रिजिड बॉडी का
एक्सेस, किसी एक्सेस के अराउंड कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा। वो तो आप इतना अब तक कर चुके, 4 न्यूमेरिकल पकड़ लिए हैं। अब आप क्या करें, उसी उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखने के लिए हम एक पॉइंट ढूंढते हैं अबाउट एक्सेस ऑफ रोटेशन, जहां पर इसके मास के बराबर पार्टिकल रख दें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना बदले, लेकिन उस समय हमको ये के मिल जाए। ये 90 डिग्री होता है तो मालूम ही है। दिस के इज नोन एज ए रेडियस ऑफ जाइरेशन। हम ये मान सकते हैं कि एक पॉइंट पर सारी बॉडी का मास सेंट्रलाइज्ड है, सेंटर्ड है, और उसका उस समय भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही है जो पहले था। तो के क्या हो जाएगा, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो रेडियस ऑफ जायरेशन हो जाएगा। ये डेफिनेशन थोड़ी ज्यादा समझ में आती है। एक रूट मीन स्क्वायर वाली भी डेफिनेशन है जो मैं यहां दिखाऊंगा, वो भी आपके सामने रखूंगा, क्योंकि हम लोग जो लेक्चर कर रहे हैं टॉप क्वालिटी है, कुछ नहीं छोड़ने जैसा। तो ये देखिए, यही बात यहां लिखी गई जो मैंने आपको समझाई है। द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ ए बॉडी अबाउट ए गिवन एक्सिस is the perpendicular distance of a point, perpendicular distance of a point from the axis at which the whole mass of the body could be concentrated without any change in the moment of inertia of the body about the axis। यानी I में कोई बदलाव नहीं हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले और बाद में सेम रहा है। आप मेरी बात समझ पाए होंगे क्लैरिटी से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं बदलना है, हमको रेडियस ढूंढनी है जहां पर मास m रख दें पहले वाले के बराबर, तो हमको वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाए। दिस रेडियस इज नोन एज ए कैपिटल R, मतलब के, तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो आप समझ गए। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे भाई, तो बड़े प्रेम से आप लिख सकते हैं कि इस नए सिस्टम में mk², और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले वाले के बराबर था जो भी निकल रहा था। तो यहां से आप के निकालें अगर, तो के की वैल्यू हो जाएगी √I अपॉन मास। यही हो गया रेडियस ऑफ जायरेशन। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, और इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये यही बता देता हूं। प्रॉपर्टीज में भी लिखा है कि जब इसका इंपॉर्टेंस ये है कि जब ये पॉइंट हम सपोज करिए पी पॉइंट पकड़ लेते हैं, तो इस पी पॉइंट से पूरे बॉडी का जो रोटेशनल डायनामिक्स है उसको हम इसी एक पार्टिकल से समझ सकते हैं। तो पूरी बॉडी में दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है। जैसे सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट था कि वहां पर क्या था, पूरी बॉडी अगर ट्रांसलेटरी मोशन में है तो हम ये मान लेते हैं सारा फोर्स सेंटर ऑफ मास पे लगा दो, उसकी स्टडी कर लो, तो कम से कम बहुत कुछ जानकारी उसके मोशन के बारे में मिल जाती है। यही काम यहां है कि वो पॉइंट हमने पकड़ लिया, कितना रेडियस है, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना बहुत आ रहा है mr²। तो हम पूरी बॉडी का जो रोटेशनल कार्यक्रम है उसको समझने में बहुत आसानी हो जाती है। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये जानना जरूरी है, तभी मजा आ पाएगा फिजिक्स में, नहीं तो रट्टा लगाओगे और फिजिक्स पूरी रट के नहीं कर पाएंगे। 20% रट सकते हैं, 80% समझनी पड़ेगी। तो जो फ्लेवर बायो का है, जो केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का फ्लेवर चेंज है, तो आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन दिमाग खोलती है फिजिक्स। तो आगे बात करते हैं हम लोग। यहां पर एक दूसरी डेफिनेशन होती है, कौन से कलर का पेन है मुझे नहीं, बढ़िया। तो रेडियस ऑफ जायरेशन इज ऑल्सो डिफाइंड इन अनदर वे। कौन सा तरीका है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ डिस्टेंस, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस ऑफ आर्ट पार्टिकल्स अबाउट द एक्सेस ऑफ रोटेशन। ये दूसरी डेफिनेशन है कि जो पार्टिकल्स हैं, मतलब रिजिड बॉडी है, तो रिजिड बॉडी में आप कोई भी बॉडी है, सबका अबाउट द एक्सेस जितने पार्टिकल लिए हैं, ये R1 पकड़ो, M1 पकड़ो, वगैरह वगैरह, आप समझ गए होंगे, R2 M2, और इसको सबको R1 प्लस स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर करके डिवाइडेड बाई जितने पार्टिकल्स लिए डिवाइडेड बाई एन, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो बोलते हैं, वहां से भी रेडियस ऑफ जायरेशन आप पता कर सकते हैं। तो रेडियस ऑफ जायरेशन डिपेंड्स ऑन द शेप एंड साइज। भाई शेप और साइज पर डिपेंड करती है रेडियस ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि जब शेप और साइज आप बदल दोगे तो आई बदल जाता है, और जब आई बदल दोगे तो जब सेम आई रखना है तो उसके लिए रेडियस ऑफ जायरेशन चेंज तो करना ही पड़ेगा। तो पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन, भाई किस एक्सिस के अराउंड ले रहे हैं,
ये तो पूरा खेली रोटेशन में वही है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के कैसे है, भाई पार्टिकल दूर दूर है, पास पास है, कहां है, वो सब करता है। जो रेडियस ऑफ जायरेशन डिपेंड नहीं करता वो टोटल मास ऑफ द बॉडी पर डिपेंड नहीं करता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट टू बी नोटेड, कि रेडियस ऑफ जायरेशन बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करेगा, मास कितना भी हो। क्योंकि हमें तो दोनों सिचुएशन में मास सेम रखना पहले बाद में, तो हमें के से मतलब है, यानी रेडियस ऑफ जायरेशन से। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में देख लेंगे, जैसे दिमाग से कोई चीज मिस नहीं हो। तो बड़ी मेहनत से मैं प्रेजेंटेशन ध्यान पूर्वक बनाता हूं, रीचेक भी करता हूं कि हमारे बच्चों के सामने जब ये जाए तो वो एक टॉप क्वालिटी कंटेंट हो। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन डिपेंड्स ऑन शेप, अभी पढ़ा था, शेप और साइज पे डिपेंड करता है। पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एक्सिस, रोटेशन पे डिपेंड करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करेगा, टोटल मास पे डिपेंड नहीं करेगा, ऑफ द बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। साथ में रेडियस ऑफ जायरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी। एमसीक्यू में ये टिपक सकता है, टोटल मास पे डिपेंड नहीं करता। आप ऐसा गलती कर सकते हैं, आपने वहां लिखा था √I/m, तो आप ये सोच सकते हैं मास से डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड नहीं करेगा। अभी देखा था ना, I सेम, m k², फिर k की वैल्यू आ गई थी I/m। तो आप ऐसा फील कर सकते हैं कि भाई मास को घटाने बढ़ाने से k बदल रहा है, लेकिन जब ये मास को घटाते बढ़ाते हैं ना, तो ये जो I है ये भी बदल जाता है, दोनों का रेशियो ठकाठक रहता है, सेम रहता है। तो ये गलती ना कर देना, नहीं है ऐसे ही फीलिंग आ सकती है, सर फॉर्मूले में तो है, तो आंखें ब्लाइंडली थोड़ी चीज समझनी है, हमें जो उसके अंदर मामलात हैं उनकी भी एनालिसिस करनी है। मेरे ख्याल से बात पकड़ पाए होंगे आप। तो टोटल मास पे डिपेंड नहीं करता। डायमेंशन आप निकाल सकते हैं, MP⁻0 L1 T0, SI यूनिट मीटर, क्योंकि रेडियस है ना, डिस्टेंस ही तो नाप रहे हैं, तो रेडियस ऑफ जायरेशन मीटर। सिग्निफिकेंस ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन जो मैंने बताई थी बड़ी इंपॉर्टेंट है। भाई क्यों, वाई वी स्टडी रेडियस ऑफ जायरेशन, फायदा क्या है ये तो बताओ। तो थ्रू दिस कॉन्सेप्ट ए रियल बॉडी पर्टिकुलरली इर्रेगुलर, इर्रेगुलर का मतलब एक पत्थर ले लिया अजीबो गरीब शेप का, है ना, इज रिप्लेस्ड बाय ए पॉइंट मास। इसी को अब आपने, जैसा मैंने बताया था, एक पॉइंट मास में चेंज कर दिया, और फॉर डीलिंग इट्स रोटेशनल मोशन। कितना आसान है, एक उल्टा सीधा पत्थर की स्टडी करें हम कैसे हो रहा है, उसकी जगह एक पार्टिकल की स्टडी करें, इट इज सो सिंपल। इसीलिए ये सिग्निफिकेंस है किसका, आपका रेडियस ऑफ जायरेशन का। एग्जाम्पल ये निकालने की बात आपको बताई गई है, जिससे ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हमारी आपकी हो सके। जैसे इन केस ऑफ ए डिस्क रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, डिस्क का मतलब पहले सीडी आती थी, वैसी डिस्क समझ लीजिए, प्लेनर। तो अगर ये डिस्क है, ऐसे डिस्क बना देते हैं, और ये इतनी एक्सेस के अराउंड रोटेट कर रही है ऐसे, ठीक, थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। सेंटर ऑफ मास सेंटर में होगा इसका, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऐसे घूम रही है। तो k की वैल्यू क्या होगी, √I/m, और इसका इस समय I कितना होता है, I होता है ½ mr²। जब एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो, ध्यान रखना, एक्सिस ऑफ रोटेशन बदली तो I बदला, तो यहां पर आपने ½ mr²/m कर दिया, तो रेडियस ऑफ जायरेशन आ गई r/2। अब हम ये समझ सकते हैं कि ये पूरी डिस्क, एक्सिस ऑफ रोटेशन वही रखा, पूरी डिस्क का मास यहां पर सेंट्रलाइज्ड है, और k की वैल्यू कितनी है, इतनी है, और स्टडी कर लीजिए, मामला काफी सिंपल हो जाता है। बस ये बात, जैसे सो इंस्टेड ऑफ डिस्क we can assume a point mass m at a distance r/√2 from the axis of rotation for dealing the rotational motion of the disk। तो ये चीजें सरल कर देता है बहुत। अब नोट क्या है, फॉर ए गिवन बॉडी इनर्शिया इज कांस्टेंट, जहां और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नॉट कांस्टेंट वेरिएबल। ये पॉइंट मैंने बताया था शुरू में, फिर से याद दिला रहा हूं कि किसी बॉडी के लिए इनर्शिया मास वाला है, इनर्शिया ट्रांसलेशन मोशन वाला, इनर्शिया कांस्टेंट है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया
वेरिएबल होता है, क्योंकि जैसे जैसे एक्सिस ऑफ रोटेशन बदलेंगे वैसे वैसे आपकी पूरी कहानी चेंज हो जाती है। तो ये सारी बात आपके सामने आई, कुछ न्यूमेरिकल बनाने की कोशिश करते हैं, उससे और ज्यादा क्लैरिटी बनने की उम्मीद है। A wheel of mass 8 kilogram has moment of inertia equal to this one. Determine its radius of gyration. बहुत ही सरल सवाल है। I दे रखा है 0.5 kg मीटर स्क्वायर और टोटल इसका मास है मेरे बच्चों 8 किलोग्राम। रेडियस ऑफ जायरेशन पूछा है, हमें मालूम है I की वैल्यू m के स्क्वायर रख देनी, k है रेडियस ऑफ जायरेशन, तो k की वैल्यू कितनी है I अपॉन m, हम ये अभी कर चुके हैं। I रख दो 0.5 बेटा और ये रख दिया 8 और इसको सॉल्व करेंगे तो 0.25 मीटर आ गया। यानी रेडियस ऑफ जायरेशन कितना आ गया, जो कि k था वो 0.25 मीटर, या सेंटीमीटर में लिखना है तो 25 सेंटीमीटर आंसर आप कह सकते हैं। बस कोई इसमें तकलीफ है ही नहीं, इट इज सो सिंपल एंड क्लियर। मेरे ख्याल से इसको नोट कर लीजिए, अगला सवाल और बनाते हैं, नोट कर लिया होगा और बहुत प्यार से हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन इज mr²/2। तो ये वैल्यू I की दे रखी है mr²/2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन यानी k इसी एक्सेस के अराउंड, फिर वही बात आ गई, k की वैल्यू होती है √I/m। अभी निकाला था ना, कोई दिक्कत थोड़ी। यहां पर I की वैल्यू लिख दीजिए mr, ये तो अभी उन्होंने करके देखा भी था, 2/m। तो ये वैल्यू कितनी आ गई r/√2 मीटर। ये मास न समझ लेना, दिस इज मीटर बोला है कि नहीं बोला है, नहीं बोला है, छोड़ दीजिए। तो r/√2 और यूनिट्स लिख देते हैं, जिस भी यूनिट में ये कहानी कही जा रही है, दिस इज आंसर। बात खत्म, सो सिंपल। आगे चलते हैं। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ना ताल्लुक रखने के लिए दो बड़ी फेमस थ्योरम्स हैं। एक है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, एक है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। उन दोनों थ्योरम्स को हम समझेंगे और देखिए कितने आराम से इसका मामला क्लियर हो जाएगा। तो आइए समझते हैं थ्योरम्स ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी I निकालने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की पिक्चर क्या होगी। किसी के अबाउट I निकालें तो ये जो दो थ्योरम्स है कैसे हमारे काम आ सकती है वो हम बताने वाले हैं। जैसे रिजिड बॉडी है, ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसकी जगह मान लीजिए इसके टच होते हुआ कोई पॉइंट एक्सिस जा रही है, इसके अबाउट अगर रोटेशन निकालना चाहें तो क्या कोई इन दोनों थ्योरम्स में कोई थ्योरम हमारी मदद करेगी, तो आंसर है करेगी, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। वही बात सीखने वाले हैं कि कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन बदल रहे हैं तो हम कैसे निकाले नहीं एक्सिस के थ्रू, अगर हम पहले किसी एक्सिस के थ्रू जानकारी रखते हैं तो ये जो थ्योरम्स हैं वो क्या क्या हैं और कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ये थ्योरम नंबर 1 है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पहले मैं समझाता हूं, फिर जो 3 लाइनें लिखी हैं उसको ध्यानपूर्वक पढ़ के उसको फिर से रिवाइंड करूंगा, जैसे दिमाग में चिपक जाए। तो ये थ्योरम क्या बोलती है कि अगर कोई बॉडी है, रिजिड बॉडी ले रहे हैं, इर्रेगुलर 3D शेप की, 3 डायमेंशनल बॉडी है, जैसे फोटो बनी मैं ऐसे ही बनाने का प्रयास कर रहा हूं। ये मान लीजिए कोई 3D बॉडी है और इसके सेंटर ऑफ मास से हमको, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई, इसके अराउंड हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है विच इज इक्वल टू IC, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिजिड बॉडी, 3 डायमेंशनल शेप की है। और हमें ही जानकारी या हमसे पूछा जाए या मैं निकालने की कोशिश करूं कि इसकी ये टच करते हुए एक मैंने एक्सिस खींची है, इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ कितना होगा। तो क्या ये थ्योरम मदद करेगी? एब्सोल्युटली। ये थ्योरम क्या बोलती है कि सेंटर ऑफ मास के लाइन जो जा रही है, जो अबाउट सेंटर ऑफ मास से जो I मिल रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक बॉडी को सेंटर ऑफ मास के अगेंस्ट में कई तरह से रोटेट कर सकते हैं। एक तो आपने ये खड़ा खड़ा देखा, एक तो ऐसे भी हो सकता है ना कि सेंटर ऑफ मास ये है और ऐसे आप घुमाना शुरू कर दीजिए,
तो ये मत समझना हमेशा ऐसे ही, मैं इसलिए बोल रहा हूं, अगर ये सेंटर ऑफ मास है तो एक आपने ऐसे रखा और उसको ऐसे घुमाना शुरू कर दिया। यहां पर ये ऐसे घूम रहा है, हाथ तो घुमा नहीं पाऊंगा, ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, रोटेट। और ऐसे सेंटर ऑफ मास था, ऐसे हमने डाल दी एक्सेस और ऐसे घुमाने लगे। तो कई तरह के मोशन आप सेंटर ऑफ मास के, या तिरछा ले गए तो उसको तिरछा घुमाने लगे। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट कई तरह से रोटेशनल मोशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। लेकिन अगर इसके पैरेलल, ये क्या है, पैरेलल, ध्यान रखना, तभी इसका नाम पैरेलल पड़ा है, पैरेलल टू दिस एक्सिस। तो इसका सेंटर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, इस ICM लिख देता हूं, ICM सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है तो इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस r होगा, कोई डिस्टेंस होगा उसे r बोल दिया है। और इसका टोटल मास बॉडी का अगर m है तो हम लोग इसमें mr² जोड़ देंगे और हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सेस निकल आएगा। यही हमारी पैरेलल एक्सेस थ्योरम है, काफी काम की है। बात समझ में आई? यानी अगर किसी भी एक्सेस के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और वो एक्सेस कोई दूसरी एक्सेस जो सेंटर ऑफ मास से बन रही है उसके पैरेलल है और सेंटर ऑफ मास वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको मालूम है, तो I इज इक्वल टू ICM प्लस MR² करके आप निकाल सकते हैं। ये थ्योरम किसी भी बॉडी के लिए वैलिड है, चाहे वो 2D बॉडी हो, चाहे वो 3 डायमेंशनल शेप की हो, पत्थर हो, इरेगुलर शेप का, कोई इसको फर्क नहीं पड़ता। वेरी स्ट्रॉन्ग थ्योरम। तो यही बात यहां पर लिखी गई है। देखिए मैं इसको एक बार रीड इसलिए करूंगा, आपके दिमाग में बिल्कुल चिपक जाना चाहिए। तो इट स्टेट्स दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट एनी axis is equal to its moment of inertia about a parallel axis through its center of mass plus the product of the mass and mass of the body and the square of the perpendicular distance between the two axes। ये पूरा मामला है, समझ पाए ना? ये मैं CM पता था, इसके अराउंड टोटल मास इंटू R², बात खत्म हो जाती है। अब ये मैंने आपको देखिए यहां बता भी दिया, ये यही बात यहां पर लिखी है, दिस इज नोन एज ए पैरेलल एक्सेस थ्योरम, वैलिड फॉर 2D 3D सभी के लिए वैलिड है ये, ठीक है। अब ये जैसे मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि जो सेंटर ऑफ मास होता है उसके अबाउट रोटेशन बहुत प्रकार से करा सकते हैं। यहां पर कोई बॉडी ऐसी दिख नहीं रही है, मैं फिर भी कोशिश करता हूं आपको बताने के लिए। ये देखिए एक रिंग टाइप मेरे पास पड़ा है। एक तो देखिए सेंटर मास का सेंटर में एक ऐसे मोशन हो जाएगा, ऐसे ऐसे ना, ये सेंटर मास ऐसे ऐसे, और इसके अराउंड अगर मैं ऐसे डाल दूं तो भी तो सेंटर मास से लाइन जा रही है। अब ऐसे घुमा दूं इसको, ऐसे ऐसे तिरछा कर दूं ऐसे एक्सिस सेंटर मास से, तो ये तिरछी घूम सकती है ऐसे ऐसे बॉडी। तो एक सेंटर मास के अबाउट आप कैसे भी इसको घुमा सकते हैं, लेकिन जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सेंटर ऑफ मास का, वो इन सभी केसेस में मिनिमम होता है। क्यों मिनिमम होता है? क्योंकि अगर I1 आप निकालोगे, इस I1 की बात कर रहा हूं, तो ICM लिखोगे और उसमें कुछ ना कुछ जोड़ोगे। ये R अगर आपने R1 लिख दिया तो ये R1 जोड़ोगे। अगर I2 निकालोगे तो ICM प्लस MR² लिखोगे, यहां से R2 ले लेते हैं। तो ICM तो मिनिमम है ना, इसी में जुड़ रहा है हमेशा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सेस के दौरान जो सबसे कम होती है वो सेंटर ऑफ मास वाली होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो पैरेलल एक्सेस ही हम पकड़ रहे हैं। ये नहीं समझ लेना सब में, वो तो डिपेंड करता है कौन कहां से जा आ रहा है, ठीक। तो ये बात हो गई। फ्रॉम द अबव थ्योरम वी कैन कंक्लूड दैट द अमंग मैनी पैरेलल एक्सेस, देखिए ये मैनी पैरेलल एक्सेस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज लीस्ट अबाउट एन एक्सेस व्हिच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ मास, जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया और बढ़िया तरीके से आप समझ भी पाए। चलिए एक बात जो उसमें थी वही बात का एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि मेरी कोशिश है कि आप मजा ले पाए। एक जो आपको मुश्किल चैप्टर लगता है उसको मैं आपके लिए हलवा बना दूं, भले 10 मिनट 20 मिनट ज्यादा लग जाए, लेकिन आपका फंडा क्लियर हो जाए। तो चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये एक डिस्क लिया है
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क। अब ये डिस्क की कहानी थी, ये सेंटर से जा रहा था, सेंटर ऑफ मास से। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको मालूम है, ये सीएम लिखा है ना, आई सी एम, वी नो दैट, याद कर लेंगे हम लोग, आगे फॉर्मूला भी देंगे। इसका वैल्यू होता है हाफ एम आर स्क्वायर। इसके अराउंड ये जो एक्सिस है, इसके अराउंड मैंने बात की है आईसीएम। अब आप डिस्क के एक टेंजेंशियल शेप में लगा दिया, एक टेंजेंट है जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो वो दीज टू एक्सिस आर पैरेलल, हमने जान लिया है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं, तो यहां पर क्या लिख सकते हो, आई, इसका आई निकाल रहे हैं, सेंटर ऑफ मास की कहानी प्लस एम आर स्क्वायर, आर इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सेंटर ऑफ मास के अराउंड होता है हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। इनको जोड़ोगे 1.5 मतलब 3/2 एम आर स्क्वायर, आपका देखिए आंसर आ गया। तो ये कितनी आसानी से आप ये फाइंड कर पा रहे हैं, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम का पावर है, बशर्ते जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो कंडीशंस हैं, वो आपको क्लैरिटी से मालूम रहे, जैसे कि एक्सिस पैरेलल होनी चाहिए, सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमको आईसीएम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास नोन होना चाहिए। बाकी आप समझदार हैं। चलिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं, दूसरी थ्योरम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम देखते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग है और बहुत ही प्यार से आप समझ जाएंगे। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होती है? ये थ्योरम एप्लीकेबल है ओनली 2D ऑब्जेक्ट के लिए, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के लिए। 3D के लिए एप्लीकेबल नहीं है, 3D के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। पहले वाली 2D 3D सबके लिए एप्लीकेबल थी, ये बात ध्यान रखिएगा। यानी जब भी हम निकालेंगे कोई 2D ऑब्जेक्ट लेंगे, लैमिनर शीट, पतला एकदम, स्टोन नहीं ले सकते, वो 3D है। तो ये क्या बोलती है? ये बोलती है कि अगर हमको आईजेड निकालना है, ये 3 एक्सेस बनाई अभी देखेंगे, यहां पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है लैमिनर, लैमिनर मतलब पतली शीट है, टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है लेकिन 3D नहीं है, 2D है। जैसे मेरी हथेली पतली सी, अब ये टेढ़ी मेढ़ी तो है कि इसका एक शेप है, रेगुलर शेप थोड़ी है, लेकिन एक पतला है, हम इसकी मोटाई 0 मान लेते हैं। इस तरह का मामला है। और आप किसी एक्सेस के थ्रू आईजेड जो इस लैमिनर शीट के परपेंडिकुलर है, ये जो प्लेन है ना, जैसे ये हाथ था, इसके परपेंडिकुलर है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहते हैं। ये एक्सेस कौन सी है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो हम क्या करते हैं कि इस प्लेन में 2 एक्सेस लेते हैं जो आपस में परपेंडिकुलर हों। ये देखिए, ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है। ये क्या है? दोनों एक्सेस इन दी प्लेन। ये क्या है? 90 डिग्री विद दी प्लेन। तो ये जो x और y हम ले रहे हैं, इन तीन और z का, तीनों का इंटरसेक्शन एक पॉइंट पर होना चाहिए। ऐसे x y हम लेते हैं, इस एक्सेस ऐसी लेते हैं कि कहीं ये जाके किसी प्लेन पर किसी पॉइंट पर मिल जाए। ये जो O पॉइंट है ना, ये प्लेन पर कहीं हो सकता है, सेंटर ऑफ मास पे भी हो सकता है, किनारे भी हो सकता है, कहीं हो सकता है, उससे कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। बस अब हम क्या करते हैं कि आईजेड की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालना चाहते थे, उसकी वैल्यू बेटा आई एक्स प्लस आई वाई के बराबर हो जाती है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस क्या रहा? परपेंडिकुलर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक तरीके से देखिए, तीनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। जो आप जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं वो प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। बाकी दोनों एक्सेस प्लेन के प्लेन में हो लेकिन परपेंडिकुलर हो। प्लेन मतलब इसे हथेली है, तो इसी हथेली में 90 डिग्री बना दीजिए, हथेली में ही। और दूसरा तीसरा वाला आपका परपेंडिकुलर मतलब वो ऐसे है, लेकिन बाकी दोनों एक्सेस इसी प्लेन में है। तीनों एक एक्स वाई जेड एक्सेस टाइप हो जाए, बात खत्म। तो इस ये बोलती है क्या? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ओनली एप्लीकेबल फॉर 3D, ओनली एप्लीकेबल फॉर 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, 3D में वैलिड नहीं है। तो मैंने समझा दिया, यही बात यहां पर पूरी लिखी हुई है, आप शांति से पढ़ सकते हैं। अभी एक आधा एग्जाम्पल निकालेंगे तो आप समझ जाएंगे। मेरे ख्याल से आप बात पकड़ पाए होंगे जो मैंने बताने की कोशिश की। सब इसमें ठंडे दिमाग से पढ़ेंगे, मिल जाएगा, लेकिन समझाने में ज्यादा आसानी से समझ पाएंगे। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी का, देखिए, जिससे थोड़ी सी पकड़ बन जाए। अब यहां पर क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास
ये सेंटर ऑफ मास से z निकाल रहे हैं, सेंटर ऑफ मास से जाए, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये होना जरूरी था, तब ये लगा पाएंगे, तो नहीं लगा पाएंगे। तो ये हमें एक z मिली, हमें iz निकालने का मन है, कोई काम पड़ गया और उसका iz हमको, इट्स प्लेन इज हाफ mr स्क्वायर, ये इन्होंने दे दिया है, mr स्क्वायर ये हमको गिवन है। सो इफ द डिस्क इज xy प्लेन, तो डिस्क जो xy प्लेन में है, देन बाय थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस, आप देखिए ये जो एक एक्सेस बनी ना, ये कि x वाली y, ये भी आपस में 90 डिग्री पर है, लेकिन ये इन द प्लेन है, इनटू द प्लेन, मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं भसड़ के लिए। और ये क्या, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, z वाला प्लेन के परपेंडिकुलर। अब ये जो Ix और Iy हैं, इनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, क्यों, सिमेट्री फॉर्मेशन। भाई एक डिस्क है, डिस्क क्या होती है, ऐसे आप एक्स ऐसे डायमीटर पकड़ो या ऐसे डायमीटर पकड़ो, सब कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एक जैसा ही है। तो यहां पर जो Iz बराबर Ix प्लस Iy लिखा है, इस Ix बराबर Iy ये होगा, और इसी को हम कहना चाहें तो Id अबाउट द डायमीटर कह सकते हैं। क्यों, ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री ऑफ डिस्क, सिमेट्री ऑफ डिस्क। बात समझ में आई होगी उम्मीद कर रहा हूं। ये कहां से हो गया, Id हमने से कह दिया, अपने मन से बोल दिया कोई वैल्यू जो दोनों के बराबर है, Ix Iy बराबर, क्योंकि सिमेट्रिसिटी फॉर्मेशन है। बढ़िया, अब यहीं पे वैल्यू रख दीजिए, तो Iz की वैल्यू क्या हो गई, यहां पर देखिए Iz की वैल्यू हो गई, Ix की जगह आपने रख दिया Id, और Iy की जगह फिर से Id रख दिया, तो ये नीचे पहुंच जाओ, 2Id की वैल्यू क्या हो गई, Iz के बराबर। तो अगर Id निकालने जाएंगे तो क्या बनेगा, Iz अपॉन 2, और Iz था हाफ mr स्क्वायर जहां तक ये, तो इसको आप अपॉन 2 और करेंगे तो mr स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा, बात खत्म हो गई। ये देखिए Id हाफ 4 mr 1/4 mr स्क्वायर, यानी इस x एक्सेस, ये क्या है, ये हमारी x एक्सेस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया है या Iy के अराउंड है, क्योंकि दोनों सिमेट्री फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरीके से निकाल दिया। ये हम यहां पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल कहां हुआ, इस इक्वेशन में, वरना हम ऐसे इसको लिख नहीं पाते, हम लिख पाए इसलिए कर पाए। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, और बड़ी सरलता से बातें समझ में आती हैं, एक एक निटी-ग्रिटी मैंने बता दी है। आप कुछ जो रेगुलर शेप्स होते हैं उनके मोमेंट ऑफ इनर्शियाज को डिफरेंट एक्सेस हम आपको फोटो दिखा देंगे, याद आपको थोड़ा सा करना होगा। तो रेड कलर ले लेते हैं, क्योंकि व्हाइट बेस है तो आपको थोड़ा सा आसानी से समझ में आएगा। ये देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिंपल ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स, तो जैसे यहां देखिए बॉडी लिखी है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, बाकी बातचीत है। तो थिन सर्कुलर रिंग, रिंग कैसा होता है आपको आइडिया है, जो आप अंगूठी पहनते हैं ऐसा समझ लीजिए। और एक्सेस क्या है, एक्सेस जानना बहुत जरूरी है आई का। अगर आप एक्सेस अलग लेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और आएगा। तो अबाउट एन एक्सेस थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी लिखा है, सेंटर ऑफ मास यहां पर कह दीजिए, एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो यहां इसके सेंटर से जा रहा है, सेंटर ऑफ मास से, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr स्क्वायर, रेडियस ऑफ जायरेशन k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू। इसी तरह अबाउट डायमीटर, ये देखिए डायमीटर ऐसे घुमा दिया है, तो इस अबाउट द डायमीटर निकालोगे तो हाफ mr स्क्वायर। तो आगे चलते इसी तरह मैं थोड़ी जल्दी जल्दी दिखाता हूं, याद तो आपको करना ही होगा। सर्कुलर डिस्क है, सर्कुलर डिस्क आप जैसे सीडी आती थी उस समय की बातचीत है। परपेंडिकुलर टू द डिस्क आप देख रहे हैं, सेंटर ऑफ मास से जा रहा, परपेंडिकुलर हाफ mr स्क्वायर। रेड कलर था, ये चेंज हो गया क्या। तो अबाउट इट्स डायमीटर, ये डायमीटर देख रहे हैं ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे घुमाने का मतलब आप समझते हैं, फिर भी मेरा मन कर मैं बता दूं, ये डायमीटर के अराउंड ऐसे ले लिया, ऐसे घुमा रहे हैं, और पहले ऐसे था तो ऐसे घुमा रहे थे। तो आप एक्सेस ऑफ रोटेशन, रोटेशन में क्या पकड़े ये महत्वपूर्ण है। तो यहां वैल्यू हो जाएगी हाफ 1/4 mr स्क्वायर। ठीक, अगली बात करते हैं हम लोग इसी तरीके से। देखिए लॉन्ग यूनिफॉर्म थिन रॉड, अगर आप परपेंडिकुलर सेंटर ऑफ मास से जा रहा है तो ml स्क्वायर बाई 12, एक डायमीटर पे आ गए तो ml स्क्वायर बाई 3। फिर आप रेगुलर लैमिना की बात कर रहे हैं, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन,
यहां से जा रहे हैं तो m/12 L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इन सब बातों को आप दिमाग में रख लेंगे। हॉलो सिलेंडर है। अब हॉलो और सॉलिड में फर्क देखिएगा, हॉलो वाले का ज्यादा आएगा। हॉलो मैंने बताया था ना कि जो हॉलो होते हैं उनका आई ज्यादा आ जाता है, सेम सेम एक्सिस हो। तो ये हॉलो है, खोखला है, और इसकी वैल्यू हो गई mr²। बाकी ये बोल रहे हैं सिलिंड्रिकल शेल, तो ये खोखला न के शेल है। शेल का मतलब इस तरीके का है, ये इसके पास ये भी कहानी है। दिस इज शेल, इसे बोलते हैं शेल। और हॉलो कब बोलते हैं? हॉलो का मतलब केवल इतना समझ लीजिए, खोखला है अंदर से ये, बिल्कुल। तो यहां पर टेंजेंशियल है 2mr², अबाउट द एक्सिस दिख रहे हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी, और फेसेस के थ्रू है तो ये वैल्यू। ये थोड़ा सा आप याद कर लेंगे तो बेहतर होगा। अब इससे कंपेयर कीजिए, हॉलो का mr² था, अब जहां तक सॉलिड होगा, सॉलिड सिलेंडर का अबाउट एक्सिस देखिए आधा हो गया पहले से। पहले mr² था, mr²/2 हो गया। तो सॉलिड वाले का सेम एक्सिस में, सेम डायमेंशन में घट जाता है। और यहां पर टेंजेंट, ये अबाउट इट्स ओन एक्सिस, फिर टेंजेंशियल जनरेटर टेंजेंटली 3/2 mr²। ये थोड़ी वैल्यू याद कर लें, क्योंकि इसका इस्तेमाल करके बहुत तेजी से आप काम कर पाएंगे। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू CG, यहां से इस तरह से घुमा रहे हैं, mL²/12 प्लस r²/12। इसी तरीके से इसका आप नोट कर सकते हैं। मैं दिखा रहा हूं कि आपके दिमाग में वैल्यूज आ जाएं। फिर स्फेरिकल शेल है, शेल मतलब फुटबॉल, ऐसे समझ लें। डायमीटर के एक्सेस के थ्रू 2/3 mr², और टेंजेंशियल के थ्रू 5/3 mr²। ये वैल्यूज थोड़ी आपको याद रखनी पड़ेंगी, जिससे मौका आए तो चौका मार पाए। सॉलिड स्फीयर है, अब देखिए तो डायमीटर, ये सॉलिड है देखिए, तो सॉलिड में डायमीटर लेंगे, पहले वाले से कम आ गया। ये देखिए यहां पर जब ये था स्फेरिकल शेल 2/3 था, और ये देखिए इससे कम हो गया 2/5। जहां भी सॉलिड आ जाएगा सेम डायमेंशन घट जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास की वजह से। अबाउट टेंजेंशियल एक्सेस 7/5 mr²। अब यहां पर हॉलो स्फीयर है, इनर रेडियस r1 r2। अब यहां पर अबाउट इस डायमीटर आ गया, वो वैल्यू लिखी हुई है, टेंजेंशियल ये वैल्यू है। जितना मैक्सिमम याद कर सके इसको कर लीजिएगा, और बहुत कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बनती है। जहां बने और आपको टेंशन लगे उसकी बात बाद में देख ली जाएगी, लेकिन थोड़ी वैल्यूज याद होना जरूरी है। तो चलिए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। नोट है जो मैं बता चुका हूं, फिर से इसके अंदर आया होगा। थ्योरम्स ऑफ पैरेलल एक्सिस इज एप्लीकेबल फॉर एनी टाइप ऑफ रिजिड बॉडी, वेदर इट इज ए 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। पैरेलल एक्सिस थ्योरम 2D 3D सबके लिए वैलिड है, जबकि जो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस है ये एप्लीकेबल है लैमिनर टाइप या 2 डायमेंशनल बॉडीज के लिए। तो ये मैं बता चुका हूं, तो एक बार फिर से आपको याद ताजा हो गई। इन थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द 3 एक्सिस, ये था ना परपेंडिकुलर एक्सिस में, ये 3 का जो कहानी थी, ये IZ था, ये IX था, ये IY था। ये जो इंटरसेक्शन हो रहा है O पर ऑफ द 3 एक्सिस XYZ मे बी एनी पॉइंट ऑन द प्लेन। ये O यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी। ऐसा नहीं समझना है कि सेंटर ऑफ मास से ही जाए। इट मे इवन लाई आउटसाइड द बॉडी, और उसके अलावा बाहर भी इंटरसेक्शन हो सकता है। इस बॉडी के बाहर, ये देखिए, और दिमाग में रखिए, जरूरी नहीं है कि इस बॉडी में कहीं पर बने, आप बाहर भी इस पॉइंट को ले जा सकते हैं। दिस पॉइंट मे और मे नॉट बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। सेंटर ऑफ मास होए या चाहे ना होए, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और पहले में जो पैरेलल एक्सिस थी वहां पर आपको ICM मालूम होना चाहिए था, तो वो एक्सिस तो सेंटर ऑफ मास से जानी पड़ेगी। यहां ऐसी कोई भी बंदिश नहीं है। चलिए कुछ न्यूमेरिकल लगाने की बात करते हैं, जिससे हमें क्लैरिटी बन जाए। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फीयर about a tangent to the sphere while the mass of the sphere is m and the radius of the sphere is r। देखिए ये हमने स्फीयर बना दिया, हमको जो निकालना है वो निकालना है टेंजेंट के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये कोई एक्सेस लिख दो, x डैश, इसके अराउंड i हमको चाहिए। और हम जानते हैं स्फीयर के केस में जो इसके थ्रू i होता है, सेंटर ऑफ मास लिख देते हैं, ICM, उसकी वैल्यू होती है 2/5 mr²। सॉलिड स्फीयर की बातचीत चल रही है।
पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे क्योंकि यहां पर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्स डैश वाली एक्सेस जो कि टेंजेंशियल थी, टेंजेंशियल को आप ऐसे आई टी भी लिख सकते हैं, और ये वैल्यू हो जाएगी आई सी प्लस एम आर स्क्वायर, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है दिस इज आर और मास ऑफ द स्फीयर इज एम। तो आईसी की वैल्यू लिख दीजिए, आईसी है 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, 5 2 7, यानी वैल्यू आ गई 7/5 एम आर स्क्वायर। ये देखिए कितने आसानी से इसको आप निकाल पाए हैं। हटता हूं, नोट करिए और अगले सवाल को हम लोग देखेंगे। तो इस तरीके से देखिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल किया गया और बड़ी आसानी से चीजों को निकाल लिया गया। अगला देखते हैं। द मास ऑफ सिलेंडर इज 25 kg एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 5 मीटर। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर अबाउट ए टेंजेंट टू द सिलेंडर। बस काम बन गया। ये देखिए सिलेंडर है और इस सिलेंडर का जो सेंटर ऑफ मास से जाने वाली जो लाइन होती है, इसको मैं आईसीएम बोल रहा हूं, और आईसीएम की वैल्यू हम लोग को पता है जो कि हाफ एम आर स्क्वायर होती है। हमको टेंजेंशियली ले जाना है। अब तो इसको एक्स और एक्स डैश लिख देते हैं टेंजेंट वाली, और इसमें एक्स एक्स डैश हमको पता करना है। तो हम अगेन लिख देंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आईटी टेंजेंशियल लिखना चाहें तो सेंटर ऑफ मास के अराउंड प्लस एम आर स्क्वायर, यहां से आप डिस्टेंस लेंगे तो दैट इज आर, और मास टोटल हमको पता ही है। तो आईसी कितनी हो गई, हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, 3/2 आ गया एम आर स्क्वायर। दिस इज आई टेंजेंशियल। अब यहां पे फिगर क्योंकि दे रखी थी तो फिगर के लिए हम वैल्यू रख देते हैं 3/2। मास कितना है बेटा, 25 किलो। और रेडियस कहां गई, 5 मीटर, तो 5 का स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 937.5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर इज द आंसर। देखिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाइए और अपना काम बनाइए जहां लग रही हो। बाकी देखते हैं आगे। तो ये देखिए अब हम लोग कोई सवाल ले लेते हैं जहां पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा पाए। ये आपने कर लिया होगा। एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, रिंग है ऑफ मास 2 kg अबाउट इज 4 मीटर डायमीटर। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग ऑफ मास 2 kg अबाउट इज 4 मीटर डायमीटर। तो देखिए यहां मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इस्तेमाल करूंगा, और ये देखिए आई जेड, यहां पर बना लीजिए आई एक्स, और ये एक्सिस हो गई आई वाई। ये किसके लिए है, रिंग के लिए। और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है, पहले पार्ट को कर रहे हैं कि आई जेड की वैल्यू आई एक्स प्लस आई वाई के बराबर होगी, जो यहां पर कहानी कही है। ये सवाल हम लोग कर चुके हैं बेसिकली। अब ड्यू टू सिमेट्री यहां पर आई एक्स बराबर आई वाई आ जाएगा। कैसे, ड्यू टू सिमेट्री आई एक्स बराबर आई वाई। तो आई जेड की जगह आप क्या मेंशन कर सकते हैं, आई एक्स प्लस आई एक्स। तो 2IX बराबर आई जेड। और आई जेड की वैल्यू क्या होती है, आई जेड की वैल्यू होती है जो हमने भी पीछे स्टैंडर्ड रिजल्ट पढ़े थे, एम आर स्क्वायर। ये वैल्यू यहां पुट कर दो, तो 2IX बराबर एम आर स्क्वायर। तो IX की वैल्यू क्या हो गई, एम आर स्क्वायर बाई 2। अबाउट इज डायमीटर, मतलब ये डायमीटर ले लीजिए या ये डायमीटर ले लीजिए, इसके अबाउट IX पता करना था। तो m कितना है, 2 किलोग्राम, रेडियस 4 का स्क्वायर अपॉन 2। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, गलत लिख गया क्या, 4 मीटर डायमीटर है, रेडियस लेनी है 2 आ जाएगा। तो ये 2 का स्क्वायर विच इज 4, तो 4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। काम खत्म। सिमिलरली ये डिस्क की कहानी है, तो डिस्क में भी वही कहानी हो जाएगी, यही लॉजिक लगाएंगे हम लोग। तो सिमिलरली फॉर डिस्क नंबर 2, सिमिलरली फॉर डिस्क,
सेम लॉजिक, सेम कहानी। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, जैसे यहां 1/2 आ गया था, और इसका होता था हाफ mr², डिस्क की कहानी में, तो ये 1/4 आ जाएगा mr²। इसका कुछ मास वास नहीं दिया है, तो दिस इज द आंसर। सेम परपेंडिकुलर यहां किसका इस्तेमाल हुआ है, परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम का। पकड़े, ये लैमिनर बॉडीज के लिए होता है 2D के लिए, जो यहां रिंग और डिस्क हमको मिल गई थी। तो इसको आप नोट कर लें, फिर आगे की कहानी कहते हैं, जो कि काफी बढ़िया सवाल हम लोग करने जा रहे हैं अब। तो वहां पे थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अभी एक दो सवाल और बड़े इंटरेस्टिंग है, इसको आप नोट कर पाए होंगे ऐसी उम्मीद कर रहा हूं। ठीक है, तो अगली चीज पकड़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिससे पूरा फंडा हम लोग का क्लियर होता चला जाए। लिखा है कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड ऑफ मास 2 किलोग्राम, मास कितना है 2 किलोग्राम, एंड लेंथ है 5 मीटर, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट एंड पासिंग थ्रू वन ऑफ इट एंड्स। एंड से जा रहा है, ये देखिए रॉड अगर है तो एक्सिस कौन सी ली है बेटा, ये एक्सिस है एक्स एक्स डैश। इसका सेंटर मास हम लोग पकड़ लेते हैं, यहां कहीं बीच में यूनिफॉर्म रॉड ले रहे हैं, और इस लाइन को मेंशन कर देते हैं ए बी, क्योंकि इसके हिसाब से जो सेंटर मास है यहां, इसका हमको MAB पता होता है इस रॉड का, और वो क्या होता है हमने याद कर रखा है ml²/12। वो जो शीट दिखाई थी उसी से लिख सकते हैं। तो IAB हमको पता है, लेकिन XX डैश हमसे पूछा है। तो चलिए बात समझते हैं, और ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम बड़े प्यार से आप लगा सकते हैं। ये दोनों पैरेलल लाइन है, बीच का डिस्टेंस कितना, ये पूरी लेंथ L है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा L/2, और ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा L/2। तो अगर मैं IXX डैश लिखूं तो IAB प्लस MR², तो M लिखा और L कितना आ गया, यहां पर R कितना आ गया L/2, क्योंकि यही डिस्टेंस तो है इससे। अब इस वैल्यू को लिखा ml²/12, जो कि यहां से उठाया है, और ये वैल्यू हो गई ml²/4। जोड़ मारिए इसको, तो ये LCM हो जाएगा 12 ml², और ये हो गया 3 ml², तो वैल्यू आ गई 4 ml²/12, या लिख सकते हैं 1/3। तो ml²/3 वैल्यूज दी हैं शायद, तो वैल्यू पुट कर देते हैं XX डैश के अबाउट ml²/3। मास कितना है बेटा 2 kg, लेंथ कितनी थी 5 मीटर अपॉन 3। तो आराम से इसको कैलकुलेट कर लीजिए, वैल्यू आ जाएगी 50/3 kg मीटर स्क्वायर। तो ये देखिए, ये भी आपने पैरेलल क्या इस्तेमाल किया है यहां पर, पैरेलल एक्सेस थ्योरम। बहुत ही आसान तरीके से चीजें निकालते चले जाएंगे। तो इसको नोट कीजिए, अगला सवाल करते हैं, वो भी इंटरेस्टिंग है, जिससे आप पूरा चीजें बिल्डअप कर सकें। नोट कर लिया होगा ऐसी उम्मीद कर रहा हूं। अगली बात देखते हैं बेटा, 3 rods each of mass m और उसकी लेंथ L है, आर ज्वाइंट टुगेदर टू फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एज शोन इन द फिगर। ये कहानी है, सबकी लेंथ आपकी L है और मास m है, तीनों के लिए, तो हर जगह नहीं लिख रहा हूं, हमें आइडिया है। अब फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ट्रायंगल। ये सेंटर ऑफ मास है, ऐसे है, देखिए एक्सिस इसके परपेंडिकुलर, और ये कैसे घूमेगा, ऐसे करने के बाद ये ऐसे घूमेगा, समझ पाए ना, इसके अराउंड निकालना है। अब ये एक रॉड पकड़िए, और इस सिंगल रॉड की बात करें, अगर मैं BD यूनिफॉर्म रॉड है BC, तो इसका अगर मैं मिडिल पॉइंट सेंटर पॉइंट D ले लूं, जहां से सेंटर ऑफ मास जाता है, और इसके अबाउट मैं इसको ऐसे पकड़ा और ऐसे रोटेट किया, ऐसे, क्योंकि बॉडी ऐसे ही रोटेट कर रही है। तो यहां पर मैं D इसको मिलाता हूं, और D पॉइंट को जब मिड पॉइंट से मिलाऊंगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये हाफ हाफ में ही डिवाइड करेगा। इसको आप जोड़ दीजिए यहां से,
ये मैंने ऐसे इसको ज्वाइन कर दिया। अब क्योंकि ये 90 डिग्री है और ये सेंटर है, तो ये 30 का ये 60 का 30 डिग्री एंगल हो जाएगा। एंगुलर बाइसेक्टर भी हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी कहानी इस तरह सेट हो जाती है। अब यहां पर इस डिस्टेंस को मैं ले लेता हूं आर ओ, ये ओ है ओडी की बात, और हम लोग ओडी निकालने की कोशिश कर सकते हैं। तो साहब ओडी निकालने के लिए कितनी वैल्यू, पहले ओडी निकालने के लिए हमें एडी निकालना पड़ेगा। तो ओडी भी निकाल सकते हैं साइन वगैरह लगा के। तो देखिए यहां पर ये डिस्टेंस हो गई L/2 साइन थीटा, ये L/2 साइन 30 आ जाएगा, आप देख पा रहे होंगे। तो ये रहा, ये हाइपोटेन्यूज नहीं है, ये 10 लगाना पड़ेगा। तो 10 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आर की वैल्यू क्या रही, L/2 1030 कितना होता है 1/√3। तो ये L/2√3 आ गया इस आर की वैल्यू। तो अब इसका, इस रॉड का इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसके अबाउट कितना होता है, डी के अबाउट, इसे मैं लिख दूं, इसका खुद का जो सेंटर ऑफ मास है वो होता है ml²/12। उम्मीद है ये बात आप पकड़ पाए होंगे। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं इस ओ के हिसाब से, आई ओ फॉर रॉड बीसी, आईओ निकाल रहे हैं जो बीसी के अबाउट है। तो ये देखिए यहां पर क्या लग जाएगा, पैरेलल एक्सेस थ्योरम। ये एक्सेस यहां से जा रही थी, ये एक्सेस यहां से जा रही है, बोथ आर पैरेलल। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, ये आईसीएम जो लिखा है ये आईडी में लिख देता हूं। तो यहां पर आ गया आईडी, या जो आईसीएम के बराबर है, प्लस mr², मास ऑफ द रॉड, और ये डिस्टेंस आर, पैरेलल एक्सेस थ्योरम, पैरेलल एक्सेस थ्योरम से हमने ये किया है। ठीक है, तो आई ओ जो कि हम फॉर रॉड बीसी बात कर रहे हैं, आईडी की वैल्यू कितनी आई, ml²/12, और ये मास यहां पे स्मॉल दिया है या कैपिटल दिया है, उसी फॉर्म में लिख लेते, स्मॉल एम है, तो इसको मैं ml²/12 प्लस m, और ये r कितना है, L/2√3 का स्क्वायर, ये वैल्यू कर दी। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ml²/12 प्लस नीचे आ गया ml², ये 4 × 3 यानी अगेन 12 आ गया। तो ये वैल्यू कितनी बन गई, ml²/6। तो दिस इज आईओ, ये देख पाए ये क्या है, दिस इज आईओ। एक रॉड के लिए इसी तरह इसका, इसी तरह इसका, सेम सिचुएशन तो है। तो अगर मैं फाइनल लिखूं आईओ फॉर ट्रायंगल, फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेटरल ट्रायंगल, तो मैं क्या कर सकता हूं, I1 प्लस I2 प्लस I3, ये जो इसके लिए निकाला है वैसे इसके लिए वजह से तीनों को जोड़ देंगे, तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा ना। तीनों सेम है, तीनों सेम है, हम क्योंकि सिमेट्री है ना, सिमेट्री की वजह से अगर ये तीनों सेम है तो इसी का 3 गुना हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको मैं ऊपर करता हूं, 3 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 × ml²/6 यानी ml²/2 आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। एक अच्छा सवाल जो आप प्रेम से कर सकते हैं, और इसके बाद का जो क्वेश्चन मैं करने वाला हूं वो और भी अच्छा है। तो चलिए मैं आपको इसके पहले दर्शन कराऊं। तो ये आप नोट कर लें, मेरे ख्याल से आपने नोट किया होगा, और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूं। जी, पूरी बात आप नोट कर पाए होंगे। अब अंत के 1-2 सवाल थोड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पिक्चर में आता है, ऐसे सवाल भी आपके पूछे जाते हैं। ये थोड़ा हॉर्स टाइप क्वेश्चन है, मेरी कोशिश रहेगी कि बहुत ही सुंदर तरीके से हम लोग इसको सीखें, लेकिन आसानी से समझ में आ जाएगा। 2 थिन यूनिफॉर्म रॉड्स ए, जिसका मास m है, लेंथ l है, इसका मास B वाले का 3m, लेंथ 3l,
आर ज्वाइंट एज शोन इन द फिगर। ये देखिए दोनों को इस तरह से ज्वाइन कर दिया है। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आई अबाउट एन एक्सेस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। इन दोनों का सेंटर ऑफ मास पहले निकालना पड़ेगा, उससे पास होने वाली, ठीक है। सिस्टम ऑफ रॉड्स एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ। तो यहां पर इन दोनों का मिलाकर सेंटर ऑफ मास कहां है ये पहले हम निकालें, फिर उसके परपेंडिकुलर रखेंगे। तो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। आपको पता है कि सेंटर ऑफ मास जब निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, मास इनटू इसका डिस्टेंस एक्स, एम एक्स वन। सेंटर ऑफ मास नहीं मालूम है तो देखिए ये जो L/2 लिखा है ये किस तरह पिक्चर में लिया जा रहा है, इसका फोटो मैं नीचे बनाना चाहता हूं जैसे आप सारी चीज समझ पाए। चलिए पहला कलर तो मैं यही लेता हूं। ये देखिए यहां पर एक छोटी वाली रॉड थी और दूसरी वाली रॉड का मैं कलर बदलता हूं जैसे आप समझ पाए। ये 3L थी तो थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं। ये देखिए ठीक है, ये आपने यहां पर ओरिजिन मान लिया है 0, यहां से नपाई करना आप शुरू कर रहे हैं। इस जो पूरी इसकी लंबाई थी L, इसका सेंटर ऑफ मास कहां है, इसको मैं C1 कह देता हूं। ये यहां से कितनी दूरी पर है, L/2 दूरी पर है। इनका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इसका खुद का बीच में, विच इज C2। ये C2 ये 3L है ना, तो ये डिस्टेंस कितना है बेटा, देखो 3L/2, क्योंकि ये इसी का आधे पे होगा। तो यहां से डिस्टेंस इसका क्या रहा, ओरिजिन ये पकड़ा हुआ है 3L/2 और ये यहां तक L है, दिस इज L। तो L प्लस 3L/2 मतलब 5L/2। अभी मैं यहीं रोकता हूं, इतने का इस्तेमाल करता हूं, फिर हम लोग आगे की बातचीत, फिर इसमें कानून करना पड़ेगा। तो अब देखिए M लिखा, यहां पे इस वाली बॉडी का मास काम कर रहा है और ये ओरिजिन से कितना दूर है, L/2, तो L/2 आ गया। प्लस ये C2 कितना दूर है यहां से, 5L/2। मास लिखिए तो मास 3m है और ये आ गया 5L/2, इसकी लेंथ आ गई और टोटल मास m प्लस 3m। सबको सॉल्व कर लीजिए, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2L। बात पकड़ में आई, बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा, mm कट गया वगैरह वगैरह। तो यहां पर जो 2L आई वो सेंटर ऑफ मास 2L पर है। तो कलर में चेंज करता हूं और यहां से 2L कितना आएगा, एक L ये हुआ और ये 3L/2 है, तो इसी के बीच आएगा, ये तो 1.5 है और हमें कितना चाहिए, L के बाद एक L और। तो यहां कहीं सेंटर ऑफ मास आया इस सिस्टम का, और ये डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक, ये 2L है इस सेंटर ऑफ मास की। समझना मेरी बात, ये निकाला है ना सेंटर ऑफ मास यहां से कितनी दूर है, ये येलो कलर वाला, और आप इसी के अबाउट रोटेट कराएंगे परपेंडिकुलर टू द रॉड। ऐसे ये रॉड पूरी दोनों मिली हुई है, घूमेगी, कोई समस्या नहीं है। अब यहां पर हम पैरेलल एक्सेस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमें सेंटर ऑफ मास से जाने वाला निकालना है और ये C1 C2 के हालचाल हमको पता है। जो डिस्टेंस चाहिए वो लिखेंगे। तो मैं टोटल सेंटर ऑफ मास से जाने वाला हिसाब किताब लिख रहा हूं फाइनल सिस्टम के। तो मैं पहले की रॉड का लिखता हूं I1 और दूसरे के रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखता हूं I2। I1 इसका जिक्र है जो हम निकालेंगे, ये पहली वाली रॉड का सेंटर ऑफ मास वाली कहानी, और सेंटर ऑफ मास से दूसरी वाली रॉड का। तो इसमें आप लगा रहे हैं पैरेलल एक्सेस थ्योरम। तो I1 की कहानी जो C1 से जाती है कितनी है, इसके अबाउट वो होती है ml²/12। L कैपिटल है तो कैपिटल ही ले लो, ध्यान पूर्वक समझना, ये I1 ही चल रहा है अभी। अब हमें चाहिए तो ये सेंटर ऑफ मास से ये डिस्टेंस कितना हो गया इसके बीच का, पर पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगा रहे हैं ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस आप निकालें तो यहां से यहां तक 2L था और ये L/2 घटा दीजिए, तो 2L में L/2 घटाया, ये डिस्टेंस की बात कर रहा हूं ये। तो इस पूरे में से ये L/2 घटा दिया, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, m 2L
माइनस एल बाई टू का होल स्क्वायर। ये क्या लॉजिक है? पैरेलल एक्सेस थ्योरम। अब अगले का लगाऊंगा, अभी तो ये I1 आया है, दिस इज I1 प्लस I2 की कहानी। तो क्योंकि I2 में भी इसी सेंटर ऑफ मास से निकालना है, तो I2 का C2 से जाता था तो कितना होता था? उसकी वैल्यू होती थी 3m टोटल मास, 3m है, टोटल लेंथ L स्क्वायर अपॉन 12। ये तो हो गया जब ये C2 से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। हमें ये सेंटर ऑफ मास से चाहिए, तो ये डिस्टेंस और ऐड करनी पड़ेगी। ये डिस्टेंस कितनी है? पूरी 12 है। और यहां से यहां तक कितनी है? यहां से यहां तक वाली डिस्टेंस जो कि 5l/2 है। देखिए 5l/2 पूरी है, और इसमें हम 2l घटा देंगे। ये 2l ऊपर वाली देखिएगा ध्यान से, ये यहां से यहां तक 5l/2 और ये 2l ऊपर वाली घटा दी तो इतनी मिली। तो ये वैल्यू मैं लिख रहा हूं प्लस 3m 5l/2 माइनस 2l का होल स्क्वायर। ये व्हाट इज दिस? दिस इज I2। इसी क्योंकि यहां पर ये हॉट्स क्वेश्चन है, क्योंकि दो एप्लीकेशन, दो कॉन्सेप्ट एक साथ लग रहे हैं। इसके लिए भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इसके लिए भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पूरी बॉडी का कॉम के एंड परपेंडिकुलर टू दिस आप निकाल रहे हैं I। अब ये जो बात निकली है इसको मैं आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जब सॉल्व करेंगे तो ICM की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 16/3 ml स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। तो ये आप देख पाए होंगे, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, हॉट्स क्वेश्चन। थोड़ा सा समझ बूझ के इसको नोट डाउन करना होगा। मैं हटता हूं, आप नोट करें, लेकिन ध्यान पूर्वक इसको लेके चलें, तभी मजा आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन जब ये टफ पेपर बनेगा तब कहानी बनेगी, वरना ये फंडे क्लियर कर रहा है आपके। चलिए अगला एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन। वहां भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम इस्तेमाल होगी, कॉन्सेप्ट पीछे वाला ही है, लेकिन ये सरल पड़ जाएगा पीछे वाले से। देखिए, क्योंकि ये कहानी इसमें ना पीछे वाले में, अरे क्या कर रहे हैं, ये सेंटर ऑफ मास इसके अंदर पिक्चर में आ जाता है। तो सेंटर ऑफ मास वाला सवाल ये भी आपको मिलेगा, इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉम का बातचीत यहां निकालना पड़ेगा। टू थिन यूनिफॉर्म रिंग्स, पतली हैं, ठीक है, मेड ऑफ सेम मटेरियल से बनी है, एंड रेडियस एक की R है, एक की 4R है। सेम यूनिफॉर्म है, सेम मटेरियल से बनी है, तो मास की प्रोपोर्शनलिटी भी सेम होगी। एक का रेडियस R, एक का 4R। ज्वाइंट एज शोन, दोनों चिपका दी गई, जोड़ दी गई इस तरीके से। द मास ऑफ स्मॉलर रिंग इज M। ये स्मॉलर रिंग का मास देखिए M है, बड़ी रिंग का नहीं दिया है क्योंकि रेडियस 4 गुना है, सेम मटेरियल सेम डेंसिटी, तो इसका भी मास हो जाएगा 4m। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सेस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। अब इसका सेंटर ऑफ मास कहां है ये हमको पहले निकालना है, फिर उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल पाएंगे। तो सबसे पहली, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन का मामला हो गया। अगर ये शीट ऐसे है तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऐसे हो जाएगा, ऐसे घुमाएंगे, और ये आपको बना दिया गया इस तरीके से जैसे आप सीख पाए। एक्सिस है ये 0 वाली। चलिए सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। तो एक्स सेंटर ऑफ मास क्या वैल्यू रही? पहले हम लेते, इसका मास m था, डिस्टेंस r है, तो m इंटू r, यहां से इसकी डिस्टेंस ले लो तो 4r प्लस 2r यानी 6r, 4m 2r प्लस 4r 6r अपॉन m1 प्लस m2। जिसको सेंटर ऑफ मास की कहानी नहीं मालूम, वो पीछे मैंने वीडियो बना रखा है, बहुत जबरदस्त, एकदम फंडा क्लियर हो जाएगा, आप देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो ये हमने सेंटर ऑफ मास निकाला जो कि 5r आया। तो 5r को मेंशन कर लेते हैं, 2r ये है, 4r ये, तो इसके ये जो ए पॉइंट है ये हो गया सेंटर ऑफ मास। तो दिस इज द सेंटर ऑफ मास, और ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है सेंटर ऑफ मास की, विच इज 5r। आप समझ पाए, हम भी समझ पाए। अब यहां पर थोड़ी सी कहानी सेट करेंगे, तो लिखते हैं ए, यहां पर क्या है, ए इज सेंटर ऑफ मास ऑफ
सिस्टम ऑफ रिंग्स। तो आईए या आईसीएम या आईए लिखूंगा तो क्या करूंगा, पीछे वाले सवाल की तरह I1 प्लस I2 करूंगा। इस I1 के लिए देखिए क्या है, ये अगर सेंटर अपने सेंटर मास से जाता तो होता mr स्क्वायर। अब अभी ऐसे रोटेशन ले रहे हैं तो ये डिस्टेंस और मास ऐड हो जाएगा। इन दोनों सेंटर के बीच में कितना डिस्टेंस है, 5mr माइनस आर, तो प्लस m 5r माइनस आर का होल स्क्वायर। ये कहानी किसकी है, दिस इज I1 प्लस I2 चलाया, समझ तो पाए होगे ना, रेड कलर पकड़ते हैं। तो ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूरे में से 5r में से r घटाएंगे तो इसके बीच का डिस्टेंस आ गया था जो मैंने यहां मेंशन किया था। अगले में मेंशन करेंगे तो इनके और इनके बीच का डिस्टेंस लेंगे, वो हम लोग अभी निकालते हैं। तो आगे लेके चलते हैं। अब इसका सेंटर ऑफ अपने के सेंटर कितना होता है, वही टोटल मास m 4 है और 4r का होल स्क्वायर, तो ये हो गया अपने O2 के अगेंस्ट, प्लस ये डिस्टेंस के अगेंस्ट टोटल मास करके, तो टोटल मास है 4m और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है 6r माइनस 5r का स्क्वायर। ये देखिए यहां से यहां तक का 5r और 4 और 2, यहां से यहां तक 6r। ये कितना था 6r, तो 6r में से ये 5r घटाओगे तो AO2 का डिस्टेंस मालूम पड़ गया। व्हाट इज दिस, दिस इज AO2। ये क्या है AO2, जो आप समझ पाए होंगे। दिस इज ऑल अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या I2 वाला, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम इस्तेमाल की है यहां पर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इसका पूरा इस्तेमाल है, इसलिए क्वेश्चन जबरदस्त बन जाता है। तो ICM या IA हम जो निकाल रहे थे, अब इसको सॉल्व कर लीजिए और ये वैल्यू आ जाएगी 85 mr स्क्वायर। ये आपका बेटा आंसर आ गया। तो एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन जिसमें कॉम का भी यूज है, सेंटर ऑफ मास का, इस तरह से निकालते हैं। तो सेंटर ऑफ मास वाले सवाल में पहले आप लोकेट करेंगे या फाइंड करेंगे सेंटर ऑफ मास कहां है, फिर आप उसके हिसाब से पैरेलल एक्सिस थ्योरम अक्सर लगती मिलेगी, वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि जब ऐसे सवाल आए तो आपको, आप किए रहेंगे ना, मतलब लॉजिक फंडा क्लियर होगा तो ही झट से कर पाएंगे। अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो ये सवाल बाउंस कर जाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। खैर आप इसको नोट कीजिए, आगे की बातचीत हम लोग करते हैं। मेरे ख्याल से आपने बड़े सुंदर तरीके से नोट किया होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स के कॉन्सेप्ट आसान शब्दों में सरलता से समझ में आए तो, और वीडियो देखने के बाद न्यूमेरिकल निकल जाएं, तो आप अरविंद एकेडमी चैनल को झट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर आपका काम बन जाएगा। सरल भाषा में कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और न्यूमेरिकल भी निकलेंगे। तो मैंने ये वीडियो जो आपके लिए बनाया, ये जबरदस्त है, सारी चीज कवर करता है, टॉप क्वालिटी कंटेंट है, हिंदुस्तान के कोटा में भी पढ़ रहे हैं, जो एक तरीके से हम मानते हैं कि सबसे बढ़िया कोचिंग सेंटर्स वहां है। ये कंटेंट उनसे भी कम नहीं है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहां मिल रहा है। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा, अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हां, अगर इसका PDF चाहिए तो अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां इसका PDF आपको वहां मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय।